software applications that are used by large organizations to manage their business operations. So these applications are typically designed to automate and streamline various businesses processes such as accounting, supply chain management, customer relationship management, and human resource management. Enterprise applications are usually complex and highly customizable to meet the specific need of the organization. So requesting Vishal Singh to take forward this session. Thank you. Okay, so let's start the session. So today's topic is how to build enterprise application, or like building enterprise applications. So building enterprise applications. So what is an enterprise application? So there are so many names like enterprise application or software. Okay. You can also say ERP software or simply it is management software or RPA, robotic process automation. Here, a robot means like software bots, not hardware. Robot का मतलब हमेशा हार्डवेयर ही नहीं होता है. Software bots, we can also say robots. Okay. So enterprise applications or enterprise softwares. You can also say ERP software. ERP's full form is Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning. So what is this enterprise? What does this enterprise word mean? Enterprise. You can also say organization, company, entity, business. These all are enterprises. Like if there is a business, if there is a company, an organization, everything is considered as an enterprise. Okay. अगर जैसे गूगल है, so Google is an enterprise. Google is an organization. एक कंपनी है वो. Microsoft एक कंपनी है. You can also say organization. तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा that what is an enterprise? What we can call enterprise? So अगर कोई कंपनी हो, आप एक कंपनी को एंटरप्राइज बोल सकते हो. एक एंटिटी, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे एक एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशंस कुछ भी बोलो आप. तो एंटरप्राइज रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब resource means whatever is required to perform something. कुछ करने के लिए जो भी चीज का जरूरत होता है, that is called resource. Like for example, if you want to start an office anywhere, like दिल्ली, मुंबई, कहीं भी आप एक ऑफिस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको क्या चीजों का जरूरत है? आपको लाइक सिटिंग के लिए टेबल, चेयर, कुछ भी फर्निश, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, एक ऑफिस स्पेस, ये सब सारी चीजें तो चाहिए. और ये सब हो जाने के बाद यू विल नीड एम्प्लॉइज. आपको एम्प्लॉय भी चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम भी चाहिए, हो सकता है आपको सर्वर चाहिए,
आपको क्लाइंट्स भी चाहिए, ये सारी चीजें रिसोर्सेस हैं। आपको कुछ भी काम करना हो, काम करने के लिए आपको रिसोर्स चाहिए। अगर आप एक किचन में हो, खाना बना रहे हो, उसके लिए भी आपको रिसोर्स चाहिए। बर्तन, जो भी आपको, गैस सिलेंडर, स्टोव, जो भी आपको चाहिए। अगर सब्जी बना रहे हो तो सब्जी आपको चाहिए, आलू प्याज, जो भी आपको, जिस भी चीज का आपको सब्जी बनाना है, बर्तन आपको चाहिए। आप अगर स्टूडेंट हो, पढ़ना चाहते हो, पढ़ने के लिए आपको पेपर, पेन, बैग, बुक, नोटबुक, अभी के टाइम में अगर डिजिटल कुछ पढ़ रहे हो तो लाइक मोबाइल फोन, कंप्यूटर, कुछ तो आपको चाहिए। तो किसी भी काम को करने के लिए हमें कुछ चाहिए, जिसे हम लोग रिसोर्स बोलते हैं। तो एक एंटरप्राइज को चलाने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, कि टू रन अ बिजनेस, टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन, whatever you will need are resources। वो सब सारे आपके रिसोर्सेज हैं जो आपको चाहिए। तो एक एंटरप्राइज को रन करने के लिए जो भी रिसोर्सेस आपको चाहिए, उसका सबसे पहले आपको प्लान करना होगा कि मुझे क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए। उसका रिक्वायरमेंट का एक पूरा लिस्ट बनाओ। एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, you have to know how to execute all the things to perform the specific task. Execution is also important. Execution is also important. आपको सारी चीजें दे दी गई हैं, ठीक है? आपको सारी चीजें दे दी गई हैं, बट कोई गारंटी नहीं है कि आप काम कर पाओगे, ठीक है? आपको एक प्रॉपर स्टेप्स होते हैं कि पहले आपको ये चीज करना होगा, देन आपको ये करना होगा, फिर आपको ये करना होगा, फिर उसके बाद आपको ये करना होगा। तब आपका उस तरह से जब एग्जीक्यूशन होगा, तब आपको एक रिजल्ट मिलेगा, एक्सपेक्टेड, डिजायर्ड रिजल्ट। तो जब एक एंटरप्राइज, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन को जब हम लोग रन करते हैं, उसको एक चलाते हैं, तो उसके लिए जो भी चीजें, रिसोर्सेस हमें चाहिए, उसका एक प्लानिंग होता है। और जब सब कुछ प्लान हो गया, आपको पता है कि कैसे कैसे, लाइक हायरिंग का सिस्टम क्या होगा, फायरिंग का सिस्टम क्या होगा कंपनी में, कोई भी प्रोजेक्ट आएगा तो प्रोजेक्ट को लाइक हमें एक कैसे एम्प्लॉइज को टास्क असाइन करना है, ये सब सारे चीजें हमें कैसे करनी है, ठीक है? और अभी आप लोग सबको ही जो भी बोला जा रहा है, पहले उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो, ठीक है? आप लोगों को कोई भी चीज चाहिए, रिकॉर्डिंग वगैरह, वो आप जब हम लोग क्लास खत्म करेंगे उस टाइम डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है? क्योंकि अभी करोगे तो डिस्टर्बेंस होगा उसमें। ये चैट में मैसेज आते रहेगा, कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई कुछ पूछ रहा है। तो जो भी आपको प्रॉब्लम है, वो जो बताया जा रहा है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो आप अभी चैट में लिखना, ठीक है? नहीं तो लास्ट में। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए whatever is required is called resource. If you have got the resource, you have to make a proper plan to execute those resources in like specific order to achieve something. अगर आपको रिसोर्सेस भी दे दिए जाए, तो रिसोर्सेस को कब, कौन से रिसोर्सेस को एग्जीक्यूट करना है, वो भी आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। तो इसी का, जब हम लोग एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कि जब एक कंपनी स्टार्ट होगा, कंपनी में कैसे क्लाइंट्स का काम आएगा, कैसे फाइनेंशियली जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो कैसे होंगे, हायरिंग कैसे होंगे, फायरिंग कैसे होंगे, किस एम्प्लॉय को क्या टास्क असाइन किया गया है, जब ये सारे चीजों को मैनेज करने के लिए व्हेन वी डेवलप अ सॉफ्टवेयर, तो दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ईआरपी सॉफ्टवेयर और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। अभी का जो जमाना चल रहा है, ये टाइम, ये ऑटोमेशन का चल रहा है। आज सारे कंपनीज अपने काम को ऑटोमेशन पे लेके जा रहे हैं। ऑटोमेशन का मतलब वो सब कुछ ऑटोमेटेड होगा। सारे एम्प्लॉइज का अटेंडेंस, उसका परफॉर्मेंस, लाइक पे स्लिप जनरेट होना, या जो भी चीजें हैं, वो सारे चीजें ऑटोमेटेड होंगी। वी डोंट हैव टू लाइक डू एनीथिंग मैनुअली, एवरीथिंग विल बी ऑन ऑटोमेशन। अपने आप सारी चीजें होंगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रोबोटिक प्रोसेस, प्रोसेस ऑटोमेशन। प्रोसेस ऑटोमेशन मीन्स, प्रोसेस का मतलब काम। एक एंटरप्राइज के अंदर में, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो भी काम होता है,
उसको प्रोसेस बोलते हैं हम लोग। क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या काम हो रहा है, और काम को हम लोग ऑटोमेट कर देना। कोई भी काम को, जैसे फॉर एग्जांपल आज आप लोग सुनते होंगे कि मार्केट में चैटबॉट अभी फेमस है। अभी हर जगह आप कहीं भी सॉफ्टवेयर का नाम सुनो, सारे जगह पे चैटबॉट। जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, उनका अपना कॉल सेंटर ऐसा जो था लाइक टेक सपोर्ट का, वो भी अब चीजें बंद हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई एक लैपटॉप लेते हो, एचपी डेल किसी भी का भी, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होता है लाइक कुछ यूएसबी पोर्ट वगैरह काम नहीं कर रहा, आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, माउस खराब हो चुका है, माइक आपका काम नहीं कर रहा है, कैमरा काम नहीं कर रहा है, कुछ भी, तो वहां पे कॉल का सिस्टम नहीं है। अब आप क्या करो, व्हाट्सएप पे भी आप ऑटोमेट कर सकते हो सारे चीजों को। लाइक व्हाट्सएप पे भी वो लोग चैट का सिस्टम बना चुके हैं। आपको ऑप्शंस दिया जाएगा 1 2 3 4 ऐसे करके कि आप नए कस्टमर्स हो या फिर एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, तो आप बोलोगे कि हाँ मैं एग्जिस्टिंग कस्टमर हूँ, फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर यू हैव टू प्रेस 2। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं कि आपको 2 प्रेस करना होगा। आप 2 प्रेस किए तो वो आपसे पूछेगा क्या, वो अपना इनवॉइस नंबर बोलो। आप जो भी परचेस किए थे उसका तो कोई बिल होगा आपके पास, इनवॉइस नंबर बोलो, आपका नाम क्या है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसके बाद आप इशू बताओ। ये सब कुछ आप करो, उधर से आपका क्या होगा, आपका रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब उसका जो टेक्निकल बंदा होगा, टेक्निकल पर्सन आपके घर पे विजिट करेगा, आपका वो एड्रेस वगैरह सब कुछ पूछ लेगा आपसे। अब कॉल का सिस्टम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। बहुत सारे कंपनीज हैं, आप अगर उनसे बात करना चाहते हो, सारे लोगों के चैटबॉट्स आ चुके हैं मार्केट में। अब वहां पे कोई इंसान नहीं बैठा हुआ है, सारे चैटबॉट्स हैं जो आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं उनके पास। सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं बोल सकते हम लोग। अगर एचपी का कंपनी है, कोई लैपटॉप से रिलेटेड, उसे पता है कि लैपटॉप से रिलेटेड आप क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हो, उसे पता है वो सारी चीजें। तो आज के टाइम में जितने भी काम है, वो सारे काम को कंपनी के सारे ऑर्गेनाइजेशंस के सारे प्रोसेसेस को ऑटोमेशन पे लेके जाया जा रहा है। एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटेड। कुछ लाइक 1 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में लगभग आपको मार्केट में जो भी चीजें मिलेंगी वो सारे ऑटोमेटेड हो जाएंगी। अब वहां पे कोई इंसान नहीं है, ठीक है। तो ये है रोबोटिक। रोबोट का मतलब, अगर हार्डवेयर बॉट है तो सॉफ्टवेयर बॉट भी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हार्डवेयर ही बॉट्स होते हैं, हार्डवेयर के अंदर भी सॉफ्टवेयर होता है। विदाउट सॉफ्टवेयर एक रोबोट कैसे काम कर सकता है? एक हार्डवेयर मशीन विदाउट सॉफ्टवेयर कैसे काम कर सकता है? वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसे हम आरपीए भी बोलते हैं। बहुत सारे टर्म्स में आप ऐसा सुनोगे, आरपीए, बहुत सारा वर्ड सुनोगा बहुत सारे जगह पे। आप समझ जाना वो कुछ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का बात हो रहा है, ठीक है। ईआरपी सॉफ्टवेयर भी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक तरह का, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर भी वही है, और सिंपल सा भाषा में मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, किसी भी चीज को मैनेज करने का सॉफ्टवेयर। जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, अटेंडेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, टास्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, लीव मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, एचआरएमएस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये सब सारे मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये सारे मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं। इसे हम एंटरप्राइज एप्लीकेशन बोलते हैं, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये इसका डेफिनेशन था। अब है कि मार्केट में आज जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, या जो भी छोटा भी कंपनी अगर होगा, स्मॉल मीडियम भी, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइज मतलब कंपनी, अगर मीडियम स्टैंडर्ड के भी कंपनीज होंगे, तो वो अपने काम को करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं। अपने एम्प्लॉइज के अटेंडेंस, मेरा कौन सा एम्प्लॉय क्या काम कर रहा है, किस प्रोजेक्ट के अंडर में काम कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज किया जा रहा है। इसलिए मार्केट में भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का डिमांड बढ़ चुका है। अब ये जो टॉपिक है बिल्डिंग एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, तो एंटरप्राइज एप्लीकेशंस को बनाने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट स्किल इज रिक्वायर्ड, बेसिकली क्या स्किल चाहिए आपके अंदर में कि आप एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपर बन सकते हो। आपको सॉफ्टवेयर से पहले, एप्लीकेशन से पहले ये समझना होगा व्हाट इज एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज क्या होता है? तो एंटरप्राइज मींस एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी, एन एंटिटी और अ बिजनेस। ओके, एक कंपनी को आप एंटरप्राइज बोल सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन को एंटरप्राइज बोल सकते हो। तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब सॉफ्टवेयर हुआ, कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ?
एक कंपनी को मैनेज करने का सॉफ्टवेयर। तो इसका बहुत सारा नाम है, कहीं कहीं पे इसको एंटरप्राइज एप्लीकेशन बोला जाता है, कहीं पे इसको एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बोला जाता है, कहीं पे ईआरपी सॉफ्टवेयर बोला जाता है, कहीं पे इसको आरपीए बोला जाता है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो इसको सिंपल सा भाषा में कहीं कहीं पे मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बोला जाता है। जो टेक्निकल बैकग्राउंड के नहीं है, अगर आपको उनको समझाना होगा तो आप सीधा सिंपल सा भाषा में समझाओ। मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर किसी भी चीज को मैनेज करने का सॉफ्टवेयर। आपके कंपनी में हजारों एम्प्लॉइज काम करते हैं, उनको मैनेज करने का सॉफ्टवेयर। आपका हॉस्पिटल है, उसमें डेली बेसिस पे कितने सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, कितना मेडिसिन आपके स्टॉक में है, कितना मेडिसिन डेली बेसिस पे सेल हो रहा है, कितना का ट्रांजैक्शन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कितना का एक्सपेंस हो रहा है, हर एक इनकम एक्सपेंस को वहां पे मैनेज करना है। ये एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू मैनेज समथिंग। इफ यू आर रनिंग अ स्कूल, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, कोई आप बैंक रन कर रहे हो, आपका आईसीआईसी बैंक है या कोई भी बैंक है, सारे जगह पे सॉफ्टवेयर होता है। आप जब पैसा डिपॉजिट करते हो वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू पैसा डिपॉजिट होता है। एटीएम मशीन से जब आप पैसा निकालते हो तो वहां भी सॉफ्टवेयर है। आपके अकाउंट से वो पैसा माइनस हो जाएगा वहां पे। आपके अकाउंट में पहले 10,000 थे, आपने 3,000 विथड्रॉ कर लिया एटीएम से, तो बैलेंस कितना दिखाएगा? 7,000। तो एंटरप्राइज का मतलब हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, बिजनेस एंटिटी। रिसोर्स का मतलब होता है आपको जो भी चीजों का जरूरत है किसी काम को करने के लिए। आपको किसी को कॉल करना है तो आपको मोबाइल फोन चाहिए, मोबाइल फोन में सिम कार्ड चाहिए, सिम कार्ड में बैलेंस भी चाहिए, रिचार्ज भी चाहिए, कुछ ना कुछ। ये सब सारे आपके रिसोर्स हो गए हैं। आपको एक लाइक एक ऑफिस स्टार्ट करना है, आपको एम्प्लॉय चाहिए, वर्कर्स चाहिए, आपको आपको एक फिजिकल स्पेस चाहिए, आपको चेयर टेबल कुछ तो चाहिए, तब आप जाके काम स्टार्ट करोगे। आपको खाना बनाना है, खाना बनाने के लिए जो जो चीजों की जरूरत पड़ता है वो सब सारी चीजें चाहिए, उनको हम रिसोर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हमें एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाना है, क्योंकि किसी भी कंपनी में अगर आपको जॉब चाहिए, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो, तो किस तरह के सॉफ्टवेयर बनाओगे आप? तो आज के टाइम में सारे मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ही हैं। आप ओला बात करो, ओला क्या है? मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। कब कौन राइड बुक कर रहा है, कब कहाँ पे किसी को ड्रॉप किया जा रहा है, कौन से कार के ड्राइवर को लाइक बुक किया गया स्पेसिफिक एक राइड के लिए, कितना पैसा पेमेंट हुआ, कार का वेरिफिकेशन हो चुका है, आपको पिक कहाँ से किया गया, ड्रॉप कहाँ पे किया गया, पेमेंट कितना लिया गया, पेमेंट का मोड क्या था, कैसे आपने पेमेंट किया, सारा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन क्या होता है? मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। आप वहां पे ऑर्डर रिक्वेस्ट करते हो, आपका पेमेंट के लिए वहां पे आपका एक फॉर्म आता है, आप उसमें पेमेंट करते हो, ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाता है, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है, मेल पे भी, आपके मोबाइल पे भी मैसेज आ जाता है कि आपका ऑर्डर एक्सेप्ट हो चुका है, ये इतने दिन के अंदर में वो ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। ये सारे मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं। आप जितना भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो अभी, फेसबुक आपको क्या लगता है मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है? फेसबुक भी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। चीजों को मैनेज किया जा रहा है, कितने यूजर्स रजिस्टर हो रहे हैं, सारे यूजर्स का एक्टिविटी को रीड करो, कौन यूजर क्या कर रहा है, किस तरह के पोस्ट को लाइक करता है, कमेंट करता है, शेयर करता है, उसके एक्टिविटीज को रीड करो, उसके अकॉर्डिंग उसे एडवर्टाइजमेंट दिखाओ। आपको जो एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है वो सेम एडवर्टाइजमेंट मुझे दिखाई नहीं देगा। किसी भी इंसान को कोई भी एडवर्टाइजमेंट अगर दिखाई दे रहा है, वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से समहाउ आप इस तरह के एडवर्टाइजमेंट में इंटरेस्टेड हो, ये फेसबुक को पता है। सारे मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं। आप एडवर्टाइजमेंट रन करते हो फेसबुक पे, क्या गूगल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है? सारे ये सब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं। पहले व्हाट्सएप अलग था, बट अब जो व्हाट्सएप है ये भी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बन चुका है। अब व्हाट्सएप एपीआई यूज हो रहे हैं। सारे बड़े बड़े कंपनीज अपने कस्टमर्स को लाइक नोटिफाई करने के लिए, नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए व्हाट्सएप का यूज कर रहे हैं। आप ओला में कोई गाड़ी बुक करो, कोई होटल में कोई रूम बुक करो, कोई बस बुक कर लो रेड बस से या किसी से भी, देखना आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। वो पूरा इनवॉइस वगैरह, कब आपको जाना है, आपका जर्नी डेट कब है, कहां से कहां जाना है, सारे लोग व्हाट्सएप को इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन के साथ, उसके एपीआई को यूज कर रहे हैं। आज ये जो जमाना चल रहा है ये पूरा एपीआई का, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का जमाना चल रहा है। मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर ही सारे टॉपिक्स आते हैं, एपीआई हो, माइक्रो सर्विसेज हो, आज आपको हम समझाएंगे क्या होता है। आप जब किसी भी कंपनी में जाओगे डेवलपर रोल के लिए, तो आपको वहां पे एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर पे ही काम करना है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन ही डेवलप करने हैं आपको। ठीक है?
तो एक आज के समय में एप्लीकेशन डेवलपर जो बनते हैं, उन्हें आप लोग कुछ वर्ड ज्यादा नाम सुनते होंगे, जिसमें से एक है फुल स्टैक डेवलपर। ये भी मार्केट में ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है ये वर्ड, थोड़ा सा। एक फुल स्टैक डेवलपर, 3 वर्ड का, फुल स्टैक जावा डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक वर्ड ये ज्यादा सुनने मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? फुल स्टैक, फुल का मतलब होता है यहाँ पे कंप्लीट। आपको एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पता होना चाहिए। आपको एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पता होना चाहिए। और एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है? एसडीएलसी। आप लोग अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो तो शायद आप लोगों ने सुना होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। उसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर सिस्टम डिजाइन। जैसे अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए? तो एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए आपको सबसे पहले फ्रंट एंड डेवलपमेंट आना चाहिए, डेटाबेस और एसक्यूएल क्वेरीज आपको आना चाहिए। उसके बाद बैकएंड डेवलपमेंट आना चाहिए, रेस्ट एपीआई पे आपको काम आना चाहिए, आपको माइक्रो सर्विसेज पता होना चाहिए, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आपको पता होना चाहिए। देन आपको क्लाउड का भी नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत, कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन डेवलप कर लिया, ठीक है, इसके पहले टेस्टिंग भी है कि आप जो सॉफ्टवेयर बनाए हो पहले उसको आप टेस्ट कर लो कि इफ इट इज वर्किंग करेक्टली और नॉट। तो ये सारे चीजें जब आप सॉफ्टवेयर बना लेते हो तो बनाने के बाद उसे हम लोग क्लाउड में सर्वर में डिप्लॉय करते हैं, तब उसे कोई भी यूज कर सकता है। तो ये सब सारे चीजें जिसको आती होंगी हम लोग उसको बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक का बहुत सारा डेफिनेशंस आपको मार्केट में मिलेंगे, ऑनलाइन इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखोगे तो बहुत सारे लोग बहुत तरह की चीजें बोलेंगे। बट मेरे हिसाब से एक फुल स्टैक डेवलपर का मतलब होता है जिसे एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना आता हो, स्क्रैच से लेके पूरा डेवलपमेंट फेज तक, उसको प्रोडक्शन लेवल तक, कि आप उसको डिप्लॉय कर दो, अब लोग उसको यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि मुझे तो सिर्फ फ्रंट एंड बैक एंड आता है, डेटाबेस का मुझे नॉलेज नहीं है। कोई बोलेगा कि मुझे फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस आता है बट ये टेस्टिंग करने नहीं आता है, वो फुल स्टैक नहीं है। ये वर्ड से ही आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि फुल स्टैक का मतलब क्या होता है। फुल स्टैक का मतलब यहाँ पे पूरा कंप्लीट। फुल का मतलब कंप्लीट। एक होता है ना हाफ प्लेट, फुल प्लेट। किसी होटल रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो कुछ खाने पीने के लिए तो हाफ चाहिए कि फुल चाहिए? फुल का मतलब अगर कोई प्लेट है तो पूरा प्लेट भर के मिलेगा। हाफ मतलब हो सकता है कि हाफ प्लेट। मतलब फुल का मतलब हम लोग बोलते हैं पूरा कंप्लीट। आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पता होना चाहिए। और अभी के टाइम में मार्केट में फुल स्टैक डेवलपर्स का डिमांड ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? रीजन क्या है इसका? तो अगर आप क्रिकेट का एक एग्जांपल ले लो, क्रिकेट में जैसे पहले युवराज सिंह थे। युवराज सिंह क्या थे? बैटिंग भी अच्छा करते थे, बॉलिंग भी अच्छा करते थे, फील्डिंग भी अच्छा करते थे। कभी हो सकता है कि उनका बैटिंग खराब हो गया या उनका बैटिंग का चांस ही नहीं आया, वो 4 नंबर 5 नंबर पे आते थे खेलने के लिए। हो सकता है कि कोई आउट ही नहीं हुआ, वो जो पहले जो ओपनिंग में उतरे थे वही ओपनर्स जो दोनों थे वो पूरा 50 ओवर वही लोग खेल गए, अच्छा रन बना दिए वो लोग, इनको चांस ही नहीं मिला। ऐसा भी होता है कंपनी में कि आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो तो कंपनी को कभी क्लाउड का काम मिल गया, आप क्लाउड भी कर दिए। कंपनी को कभी एपीआई पे काम मिल गया, आप एपीआई के काम कर दिए। कभी कंपनी के पास कोई काम नहीं है तो कहीं से उसको डिजाइनिंग का काम आ गया, तो चलो भाई हमारे पास डिजाइनर्स हैं, फ्रंट एंड डेवलपर्स, उनसे डिजाइन करा लो। तो ये जो ऑलराउंडर्स होते हैं ना, वही है ये फुल स्टैक डेवलपर्स सॉफ्टवेयर के फील्ड में। दे आर ऑलराउंडर्स। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये सारी चीजों को कर सकते हैं ये लोग, इसलिए इनका डिमांड ज्यादा होता है मार्केट में। जैसे युवराज सिंह हर मैच में खेलते थे। ऐसा नहीं कि किसी मैच में अगर मान लो 11 प्लेयर्स का सिलेक्शन होगा तो 11 में युवराज सिंह तो रहेंगे ही, वो एकदम फिक्स्ड है। क्योंकि अगर हो सकता है कि बैटिंग अगर खराब हो गया, बॉलिंग में 2 4 5 विकेट ले लेंगे, बैटिंग बॉलिंग दोनों खराब हो गया, फील्डिंग में इधर उधर जंप करके कुछ रन बचा लेंगे, सेव कर लेंगे रन को। अगर आप 50 रन, कोई 4 रन मार रहा है, आप उसको इधर उधर जंप करके रोक लिए, आप रन भी तो सेव कर रहे हो। वो हर जगह कहीं ना कहीं से काम आएगा, उसको लेना आपके लिए कभी लॉस नहीं होगा उसको लेने से।
तो यहाँ भी वही है कि अब जो कंपनीज के पास जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आप लोग भी शायद सुने होंगे, या कोई अगर आपका कोई डेवलपमेंट में काम कर रहा होगा तो कभी उनसे पूछना कि हमारा प्रोजेक्ट आज जो कंपनीज है उसमें कभी फिक्स नहीं रहता है, कभी कभी हमारे डिपार्टमेंट्स को भी चेंज कर दिया जाता है, कभी भी हमें कुछ भी काम दे दिया जा रहा है। अगर मान लो कि कोई एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसके पास अभी बैकएंड डेटाबेस ये सब का कोई काम नहीं आ रहा, सिर्फ उसके पास टेस्टिंग का काम आ रहा है, कि उसके पास सारे एपीआईज बने हुए हैं, बस उसे हमें टेस्ट करना है और उसे दे देना है, उसके लिए वो पैसा दे रहा है। तो वो टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग इंजीनियर तो अलग से नहीं लाएगा। आज बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो साइबर सिक्योरिटी का काम करते हैं, तो हो सकता है कि उनको अभी डेवलपमेंट का काम नहीं मिल रहा है, बट सिक्योरिटी का काम मिल रहा है, लाइक डेटा सिक्योरिटी को वैलिडेट करना, वेरीफाई करना कि आपका डेटा सिक्योर है कि नहीं, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, ये सब सिक्योरिटी पे काम करना है। तो आजकल बहुत सारे कंपनीज में, बड़े बड़े कंपनीज में जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज होते हैं, वहां पे क्या है, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स का डिमांड ज्यादा है। अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हो तो आपका हर जगह डिमांड ज्यादा है, आपका रिप्लेसमेंट बहुत मुश्किल है। अगर कोई सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर है तो शायद उसको कंपनी से कभी निकाला जा सकता है, अगर कंपनी के पास प्रोजेक्ट नहीं है तो, फ्रंट एंड से रिलेटेड। अगर आप बैकएंड डेवलपर हो सकता है कि अगर बैकएंड का उसके पास प्रोजेक्ट नहीं है तो आपको दूसरा कंपनी फिर जाना पड़ेगा, देखना होगा। लेकिन अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हो तो आपके स्कोप बढ़ जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाते हैं आपके लिए, कंपनी के लिए भी बेनिफिट होता है। तो इसीलिए आज मार्केट में फुल स्टैक डेवलपर्स का ज्यादा डिमांड है। और फुल स्टैक का मतलब आप ये मत समझना कि सिर्फ आपको फ्रंट एंड बैक एंड आ गया तो आप फुल स्टैक डेवलपर बन गए। फ्रंट एंड मतलब डिजाइनिंग, जो वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप या रिएक्ट, ये जो वेब पेज को डिजाइन किया जाता है वो होता है फ्रंट एंड। डेटाबेस का मतलब वो जो एसक्यूएल क्वेरी वगैरह जो हम लोग करते हैं वो डेटाबेस। बैकएंड का मतलब एक फॉर्म है, उस फॉर्म को जब कोई फिल करेगा और सबमिट बटन प्रेस करेगा तो उस फॉर्म में जितना भी डेटा था वो सारा डेटा मुझे वहां से कैप्चर करना है और उस डेटाबेस में स्टोर करना है। ये बैकएंड का काम होता है। मतलब फ्रंट एंड और डेटाबेस के बीच में बैकएंड होता है, कि फ्रंट एंड से डेटा लेगा, डेटाबेस में स्टोर किया, अगर फ्रंट एंड में कोई लॉगिन कर रहा है, यूजर नेम पासवर्ड देगा, तो वो उधर से यूजर नेम पासवर्ड को गेट करेगा, डेटाबेस में चेक करेगा कि ये यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं। अगर वो डेटाबेस में मैच कर गया तो आपका होम पेज खुल जाएगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा, बोलेगा इनकरेक्ट लॉगिन क्रेडेंशियल्स। रेस्ट एपीआई का भी टाइम चल रहा है। एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। रेस्ट एपीआई का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि आज के टाइम में एक कंपनी जब सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है तो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को भी अपने सॉफ्टवेयर के अंदर में इंटीग्रेट कर रहा है। देखो आज के समय में इतना अच्छा अभी टाइम चल रहा है टेक्नोलॉजी का, और भी एडवांसमेंट हो रहे हैं डेली बेसिस पे, डेली कुछ ना कुछ नया नया चीज इन्वेंट हो रहा है। हो सकता है कि व्हाट्सएप मेरा नहीं है, व्हाट्सएप है फेसबुक का, बट हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें अगर व्हाट्सएप को हम लोग इंटीग्रेट कर दें, मतलब हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर में अगर व्हाट्सएप भी हम ऐड कर दें तो हमारा काम और ज्यादा अच्छा हो जाएगा और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, रेस्ट एपीआई, एपीआई के थ्रू क्या होता है कि कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को हम लोग अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करते हैं किसी रीजन के लिए, या तो उससे हमें डेटा चाहिए, या तो वो पूरा एप्लीकेशन को ही हम लोग अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर दिए। तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है, रेस्ट एपीआई के थ्रू। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, सपोज फॉर एक एग्जांपल, जैसे गूगल मैप और ओला, ओला कैब, जो हम लोग ओला में कोई भी कार वगैरह जो हम लोग बुक करते हैं, रैपिडो हो गया, जो भी आप मोटरसाइकिल बाइक वगैरह जो बुक करते हो, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे भी गूगल मैप है। तो क्या ओला ने अपना खुद का सैटेलाइट भेज दिया है? नहीं। वो क्या कर रहा है, ओला गूगल मैप का मैप यूज कर रहा है, और हर ट्रांजेक्शन पे गूगल मैप को कुछ पैसा देता है वो। अगर वो 50 रुपए, 40 रुपए, 20 रुपए कमा रहा है एक राइड पे ड्राइवर को देने के बाद, तो उसमें से 1-2 रुपए वो गूगल को भी दे रहा है। तो सोचो ओला डेली बेसिस पे कितना राइड बुक होता होगा उसका। अगर एक दिन में ओला का 10,000 भी राइड बुक हो रहा है, तो 10,000 को अगर 20 रुपए करके भी उसका इनकम है, तो 10,000 को 20 से आप मल्टीप्लाई कर देना। और अगर गूगल 1 रुपए करके भी इनकम कर रहा है, तो पूरा दुनिया में सिर्फ ओला ही नहीं है, ओला है, उबर है, रैपिडो है, बहुत सारे हैं जो गूगल मैप को यूज करते हैं।
होटल, जोमेटो, स्विगी, ये सब भी गूगल मैप यूज करते हैं। जब आप कोई जोमेटो पे, स्विगी पे ऑर्डर करते हो कोई भी खाना, फूड डिलीवरी जो होता है, आप देखना कि उसमें दिखाता है कि वो डिलीवरी बॉय जो है या जो भी है, गर्ल है जो भी है, वो जो आपको जो लेके आता है वो दिखाता है कि कहाँ तक पहुंचा, अभी यहाँ पहुंच चुका है, वो मोड़ पे पहुंच चुका है, घर आने वाला है, सब आपको दिखाई देता है। मतलब लाखों लोग, मतलब लाखों कॉल हो रहे हैं उसके एपीआईज। अगर एक एक रुपए करके भी उसका इनकम हो रहा है तो एक एक लाख रुपए एक एक दिन में हो रहा है उसका। एक एग्जाम्पल है ये, 1 लाख से भी ज्यादा होता है उसका, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ 2-4 एग्जाम्पल बताया है ट्रांसपोर्टेशन ऐप का और फूड डिलीवरी का। पूरा दुनिया में कितना उसका एपीआई यूज हो रहा होगा, सोचो कितना पैसा वो कमाता होगा। तो ये रेस्ट एपीआई का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, आप चाहते हो कि उस एप्लीकेशन का कोई स्पेसिफिक फीचर हम अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग उस एप्लीकेशन को भी यहाँ पे यूज कर पाए मेरे एप्लीकेशन के अंदर में। तो आप किसी दूसरे एप्लीकेशन को, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, आप उसको अपने एप्लीकेशन के अंदर में इंटीग्रेट कर सकते हो, दैट इज रेस्ट एपीआई। आप उसको डेटा के लिए भी कर सकते हो सकता है कि आप उसको कॉल करोगे आपको डेटा देगा। अभी ये पूरा एपीआई का जमाना चल रहा है, हर जगह हर काम के लिए एपीआई है। अभी आप लोग देखना कि बहुत सारे जगह पे जब आप साइन अप करने जाओगे, लॉग इन करने, तो बोलता है कि लॉग इन यूजिंग फेसबुक, लॉग इन यूजिंग जीमेल, गूगल। इसका मतलब अगर आप साइन अप भी करना चाहते हो तो साइन अप मत करो। आप फिर से ईमेल आईडी, पासवर्ड, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल, ये सब देने की जरूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी पहले से कहीं ना कहीं पे दे के रखा हुआ है, जैसे फेसबुक और गूगल। आपका हो सकता है जीमेल में अकाउंट है, गूगल में अकाउंट है आपका, वहां पे आपने अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कंट्री वगैरह सब कुछ दे के रखा हुआ है। तो आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप मुझे फिर से सब कुछ मत दो। अगर आपका गूगल पे अकाउंट है तो आप गूगल पे लॉग इन करो, हम वहां से डेटा फेच कर लेंगे। अगर आपका फेसबुक पे अकाउंट है, आप वहां पे लॉग इन करो, वहां से हम डेटा फेच कर लेंगे। आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा इस चीज को। ठीक है, अब आते हैं माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है कि पहले जमाने में एक सॉफ्टवेयर एक बार में बनता था। अभी के टाइम में क्या है कि एक सॉफ्टवेयर एक बार में नहीं बनता है और एक जगह पे नहीं बनता है। एक सॉफ्टवेयर का पूरा पार्ट बाई पार्ट उसको बांट दिया जाता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ई कॉमर्स का बात करें, तो ई कॉमर्स में एक मान लो ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सर्च का सिस्टम, कस्टमर का सिस्टम, सेलर का सिस्टम, पेमेंट का सिस्टम, ये सब अलग अलग सॉफ्टवेयर बन रहे हैं। और सारे बनने के बाद लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, उसको एक साथ एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ एपीआईज। पहले कैसा हम लोग सुनते थे, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर, पहले काम को बांट दो। आप एक एग्जांपल लो, किसी शादी में गए आप, वहां पे खाना खाने जा रहे हो आप, आपको पता है कि खाना कहाँ कहाँ से बन के आ रहा है। हो सकता है कहीं और पे मिठाई बन रहा है, कहीं और पे चावल बन रहा है, कहीं और पे सब्जी बन रहा है, कहीं और पे कुछ और बन रहा है, कहीं और पे कुछ फास्ट फूड वगैरह है। ये सारे अलग अलग जगह पे बन रहे हैं। बट जब आप खाने जा रहे हो तो सारे लोग चीजों को अलग अलग जगह पे बना के उसको लेके एक जगह पे आके रख दिया जा रहा है और वहीं से सारे लोगों को खिलाया जा रहा है। मतलब बन रहा है कैसे, कहाँ बन रहा है, चूल्हा एक है या 10 चूल्हे पे बन रहा है, 10 गैस सिलेंडर है या 5 गैस सिलेंडर है, या एक ही गैस सिलेंडर पे बन रहा है। अगर एक ही गैस सिलेंडर पे बनेगा तो उतना सारा खाना बनाने में प्रॉब्लम होगा, आपको टाइम लग जाएगा। कब सब्जी बनाओगे, कब चावल बनाओगे, कब क्या बनाओगे, मिठाई बनाओगे, जो भी बना रहे हो, वो तो टाइम लग जाएगा। तो आपके पास अगर 20 आइटम है, तो अगर 10 चूल्हा हो गया गैस सिलेंडर, तो जल्दी बन जाएगा। एक पे 2 बन जाएगा, आप जल्दी सर्व कर पाओगे लोगों को। और अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो प्रॉब्लम एक में होगा, सारे में प्रॉब्लम नहीं होगा। माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। और सर्विसेज, आप एक सॉफ्टवेयर के अंदर में मल्टीपल सर्विसेज हैं, तो सारे छोटे छोटे सर्विसेज को ना अलग अलग जगह पे डेवलप किया जा रहा है और अलग अलग सर्वर में उसको लॉन्च किया जा रहा है। पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर एक ही सर्वर पे नहीं है। एक एग्जांपल के हिसाब से देखना कि कभी आप बैंक वगैरह में जाओगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कहीं पे भी, देखना कि जब कभी कभी जाते हैं तो बोलता है वो लोग कि लिंक सर्वर डाउन है, लिंक फेल है, अभी काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं है, आपका सर्वर डाउन है, बट जब एटीएम से पैसा निकालने जाओगे स्टेट बैंक का, तो पैसा नहीं निकलेगा, वहां से पैसा निकलेगा। हो सकता है डिपॉजिट वाला सर्वर डाउन है,
बट एटीएम वाला सर्वर ऑन है। कोई बोलेगा मोबाइल से हम लोग यूपीआई भेज रहे हैं, किसी को पेमेंट कर रहे हैं 5 रुपए 10 रुपए, कहीं पे आप कुछ चाय पी लिए हो 10 रुपए का 20 रुपए का, किसी को पेमेंट करना है आपको यूपीआई पेमेंट, तो हो सकता है बैंक का लिंक सर्वर फेल है, तो क्या यूपीआई भी फेल है? और यूपीआई फेल है तो क्या एटीएम भी फेल है? ऐसा नहीं, सारे चीजों को अलग अलग जगह पे बनाया गया है, अलग अलग सर्वर में लॉन्च किया गया है उन लोगों को, और सारे आपस में एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं? एपीआई के थ्रू, रेस्ट एपीआई। जब सारे सॉफ्टवेयर बन जाते हैं तो उसके ऊपर हम लोग सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं, डेटा सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, कि अगर मेरा कोई डेटा है तो मेरा डेटा सेफ है कि नहीं, सिक्योर है कि नहीं मेरा डेटा, मेरा नेटवर्क सिक्योर है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस हो रहा है। ऑथेंटिकेट करना होगा आपको पहले, ऑथराइज करना होगा उसके बाद कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। ये सब सारे सिक्योरिटी के अंदर में आते हैं, ये सब सारे सिक्योरिटीज हम लोग को सीखने पड़ती हैं। फिर होता है टेस्टिंग। जब सारा सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो उसके बाद हम लोग टेस्टिंग करते हैं कि मेरा सिक्योरिटी परफेक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रेस्ट एपीआई हमारा परफेक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारा फ्रंट एंड में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, बैक एंड में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, पूरा सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, इसको हम लोग टेस्ट करते हैं। जब टेस्ट पास हो जाता है, सारे टेस्ट केसेस होते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स पे हम लोग टेस्ट करते हैं चीजों को कि इस तरह से ये ठीक है कि नहीं, इस तरह से कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, उस तरह से कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। अगर सारे तरह से सारे टेस्टिंग का जो भी लेवल है, सारे पैरामीटर्स पे इफ अगर ये पास हो गया, परफेक्टली काम कर रहा है, देन यू कैन डिप्लॉय द एप्लीकेशन और होस्ट द एप्लीकेशन और लॉन्च द एप्लीकेशन ऑन क्लाउड और इंटरनेट और सर्वर। आप कहीं भी इसको लॉन्च कर सकते हो, उसके बाद कोई भी इंसान इसको कहीं से भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आपको ये सारे चीजें पता होनी चाहिए। अभी देखना, बहुत सारे लोग आपको बताएंगे भी, कुछ कोर्सेज भी होते हैं, वो लोग आपको बताते हैं कि फ्रंट एंड बैक एंड सीख लो। बहुत सारे लोग, आप सिलेबस भी देख लेना, वो फ्रंट एंड बैक एंड रहता है, उसके अंदर में ये टोटल कंप्लीट नहीं रहता है। लेकिन अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो ये कंप्लीट चीज आपको आना चाहिए। इसका मतलब आप ऑलराउंडर हो, आप कॉन्फिडेंट रहोगे, वन मैन आर्मी, टीम में कोई नहीं, आप अकेले हो, अकेले आप पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर को बना के टेस्टिंग करके सब कुछ करके उसको डिप्लॉय तक करने का क्षमता रखते हो आप फुल स्टैक डेवलपर हो। अगर युवराज सिंह खेल रहा है क्रिकेट में, अभी तो नहीं है, लेकिन जब थे ऑलराउंडर, तो कोई बैट्समैन अच्छा खेले या ना खेले, युवराज सिंह है ना, अकेले खेल देंगे। सारे बॉलर्स फेल हो गए, विकेट नहीं ले पा रहे हैं, उतारो युवराज सिंह को, 2 4 5 6 विकेट ले लिए, बहुत ज्यादा, मतलब कि रन बनाने वाले हैं लोग, अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं दूसरे टीम में, अब युवराज सिंह इधर उधर जंप करके कूद के कुछ रन बचाएंगे? मतलब इनका डिमांड ऑब्वियस है कि ज्यादा होगा। एक फुल स्टैक डेवलपर का मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड होता है। ठीक है, तो अब आते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं लोगों के कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किस लैंग्वेज का यूज किया जाए। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किस लैंग्वेज का यूज किया जाए, तो एक एग्जांपल बताते हैं आपको। कुछ लोग बोलते हैं जावा या पाइथन। तो देखो, कोई भी लैंग्वेज खराब नहीं होता है, हर लैंग्वेज का अपना एक क्वालिटी है। ठीक है, बट हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कि कौन से लैंग्वेज को लेके हमें आगे कंटिन्यू करना है, अपने करियर के बारे में सोचना है कौन से लैंग्वेज को लेके। तो अब यहाँ पे बात होता है कम्युनिटी का। ठीक है, कम्युनिटी का मतलब डेवलपर्स का टीम, जितने भी मार्केट में लोग हैं डेवलपर्स हैं, हर लोग अपने नॉलेज को शेयर कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे। कोई अपने नॉलेज को लिंक्डइन पे शेयर करता है, तो कोई अपने नॉलेज को यूट्यूब पे शेयर करता है वीडियो बना के, तो कोई अपने नॉलेज को लाइक कहीं पे फिजिकल ट्रेनिंग करा रहा है। बहुत सारे तरह से लोग शेयर करते हैं अपने नॉलेज को, जैसे मैं भी शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ या फिर आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस क्या होते हैं, कैसे इसको बनाते हैं हम लोग। अभी आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा मैं कि कैसे हम लोग काम करते हैं इसके ऊपर में। तो कम्युनिटी के ऊपर में डिपेंड करता है। जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बात करो तो वहां पे जावा का कम्युनिटी बड़ा है, जावा पे आपको डेवलपर्स ज्यादा मिलेंगे जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं।
जितने बड़े बड़े कंपनीज हैं आज, सारे बड़े बड़े कंपनी जो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बना के रखे हैं वो सब सारे जावा पे हैं। यहां तक कि जीमेल से लेके जितना सारा पेमेंट एप्लीकेशन, बैंकिंग सर्वर, एटीएम मशीन, जितना आप देख रहे हो ना, सारा का सारा जावा से बना हुआ है। और अभी ऐसा भी नहीं है कि कोई एक सॉफ्टवेयर सिर्फ एक ही लैंग्वेज से बना हुआ है। अब तो आपके पास ये भी बेनिफिट है, आप एक सिंगल एप्लीकेशन मल्टीपल लैंग्वेजेस का यूज कर सकते हो बनाने के लिए। आप क्या करो, एक सॉफ्टवेयर बनाओ, उसमें जावा भी होगा, पाइथन भी होगा। क्योंकि माइक्रो सर्विसेज, छोटे छोटे सर्विसेज, हम सर्च का फंक्शन बनाएंगे पाइथन से, और हो सकता है कि पेमेंट का पूरा प्रोसेस करेंगे जावा पे। अभी के टाइम में कोई बैरियर नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके लिए। आप मल्टीपल लैंग्वेजेस का यूज कर सकते हो, हर एक लैंग्वेज का अपना अपना पावर होता है, और हर चीज अपने अपने जगह पे उसका वैल्यू है। अब सोचोगे जैसे सुई होता है या तलवार होता है, अब जहां सुई काम आएगा वहां पे तलवार काम नहीं आएगा। हर चीज का अपना अपना एक वैल्यू है कि इस चीज को आप यहाँ पे अच्छे से यूज कर सकते हो। हर चीज हर जगह यूज नहीं होगा अच्छे से। तो उसी तरह अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में जाना है तो जावा आपके लिए अच्छा होगा, और आपको डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, ये सब के फील्ड में जाना है, डेटा एनालिटिक्स वगैरह में, तो आपके लिए पाइथन अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि आप पाइथन से सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हो, और ऐसा भी नहीं है कि आप जावा से डेटा एनालिटिक्स नहीं कर सकते हो। दोनों से आप सारा काम कर सकते हो। आप जावा से सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई सब कुछ कर सकते हो आप जावा पे। पाइथन से भी आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो, फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हो आप। पाइथन से एपीआई बना सकते हो, माइक्रो सर्विसेज, सब कुछ होगा पाइथन में। डेटा साइंस एमएल एआई भी होगा। लेकिन अब क्वेश्चन होता है कि हम कब किस लैंग्वेज को लेके कंटिन्यू करें। तो अब यहां बात आता है कम्युनिटी का। सपोज आप पाइथन पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट किए और माइक्रो सर्विसेज में जाके पाइथन में आप फंस गए। आप माइक्रो सर्विसेज में जाके आप फंस गए। एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। clip.com, यहां पे हम लोग सर्च करते हैं माइक्रो सर्विसेज, माइक्रो सर्विसेज ट्यूटोरियल। यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, ये माइक्रो सर्विसेज में ये किसका लोगो है? स्प्रिंग बूट का। ये भी स्प्रिंग का लोगो है। स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज ट्यूटोरियल, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, स्प्रिंग बूट। ये जितना भी दिखाई दे रहा है स्प्रिंग बूट, सारे स्प्रिंग बूट पे। कोई पाइथन पे आपको नजर आया कुछ भी? मैंने यहाँ कोई लैंग्वेज नहीं लिखा था, ना ही मैंने जावा लिखा, ना ही मैंने पाइथन पीएचपी डॉटनेट लिखा। लेकिन आया क्या? माइक्रो सर्विसेज ट्यूटोरियल में जावा आ रहा है। चलो एक और चीज दिखाते हैं। डेटा एनालिटिक्स ट्यूटोरियल। यहाँ क्या है? डेटा एनालिटिक्स फुल कोर्स, डेटा एनालिटिक्स फॉर बिगनर्स, डेटा ट्यूटोरियल। चलो चेक कर लेंगे क्या है डेटा एनालिटिक्स। चलो आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं थोड़ा सा। ओपन इन न्यू टैब, ये पाइथन से होगा। शो मोर, एक्सेल, ओलंपिक्स, डेटा एनालिटिक्स एप्लीकेशंस। मतलब जब आप इसको ओपन देखो, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि यू विल देन अंडरस्टैंड केस स्टडी एंड परफॉर्म एनालिसिस ऑफ डेटा यूजिंग पाइथन एंड आर। ये एक एग्जांपल आपको दिखाया हम छोटा सा। जितने भी आप यहाँ पे आगे जाके देखोगे, डेटा एनालिटिक्स, आईबीएम डेटा एनालिटिक्स एनालिस्ट कंप्लीट कोर्स फॉर बिगिनर, गूगल डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम, डेटा एनालिटिक्स विद पाइथन, एक्सेल डेटा एनालिटिक्स, 4 स्टेप्स रोड मैप टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट, ईयर 2023, नो कोडिंग, नो एक्सपीरियंस, सैलरी इतना। किसी भी डेटा एनालिटिक्स का पार्ट ओपन करो आप, सारे जगह पे आपको पाइथन या आर मिल जाएगा। तो मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि कुछ कुछ चीजों का जो सिलेक्शन है ना, वो डिपेंड करता है कम्युनिटी के ऊपर में। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कहीं पे फंस गए और पाइथन से आप डेवलपमेंट कर रहे हो, तो आपको सोल्यूशन जल्दी नहीं मिलेगा, आप फंसे के फंसे रह जाओगे। क्यों? क्योंकि पाइथन पे सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले लोग का कम्युनिटी छोटा है। अगर वही आप डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई लाइब्रेरीज, ये सब का बात करो, तो पाइथन पे आपको ज्यादा मिलेंगे। इसलिए देखना कि जितना रोबोटिक्स अभी जो बन रहे हैं, चैटबॉट्स बन रहा है, जो भी चीजें, इसमें मैक्सिमम ज्यादातर आपको मिल जाएंगे पाइथन वाले।
लेकिन अभी भी जितने सारे एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर हो गए, माइक्रो सर्विसेज हो गए, ये सब में आपको कौन मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा? माइक्रो सर्विसेज वगैरह में यहाँ पे आपको जावा वाले मिल जाएंगे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में जाना है तो आप जावा लेके कंटिन्यू करो, और डेटा एनालिटिक्स में जाना है तो पाइथन के साथ कंटिन्यू करो, और अगर फुल स्टैक बनना है तो लगभग दोनों पे ही आपको थोड़ा बहुत काम आना चाहिए, कि आपको जावा पे भी काम आना चाहिए और एनालिटिक्स वगैरह पाइथन पे भी आना चाहिए। आप पाइथन से पूरा एनालिटिक्स वगैरह करो। और अभी तो रेस्ट एपीआई का टाइम चल रहा है, माइक्रो सर्विसेज का टाइम। एक जो सॉफ्टवेयर बनता है ना आज के टाइम में, बड़ा बड़ा जो भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर, जैसे गूगल के अंदर में जीमेल, यूट्यूब हो गया, ये सारी चीजें कोई एक सिंगल लैंग्वेज से नहीं बनी हुई है, 8-10 लैंग्वेज को मिला के बना हुआ है। फेसबुक सिर्फ एक सिंगल लैंग्वेज से नहीं बना है, बहुत सारे लैंग्वेजेस को मिला के बना है। आज के टाइम में कोई भी बड़ा बड़ा एप्लीकेशन सिर्फ एक लैंग्वेज से नहीं बन रहा है, बहुत सारे लैंग्वेजेस को मिला के इन लोगों को बनाया जा रहा है। तो ये जावा पे काम करना है कि पाइथन पे करना है, ये डिपेंड करता है हमारे कम्युनिटी पे, कि अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है तो जावा डेवलपर्स का कम्युनिटी बड़ा है, और अगर आपको डेटा एनालिटिक्स पे काम करना है, एआई, मशीन लर्निंग, एमएल वगैरह पे, ये सब पे काम करना है, तो पाइथन का कम्युनिटी बड़ा है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या डेवलप करने जा रहे हो। एआई एमएल पे काम करना है तो पाइथन का कम्युनिटी ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जावा पे नहीं कर सकते हो, जावा पे भी कर सकते हो। बट जावा पे डेटा साइंस, एमएल, एआई का कुछ भी सर्च करोगे ना तो जावा पे आपको नहीं मिलेगा जल्दी। कोई भी वीडियो हो, कोई भी रेफरेंस वेबसाइट, बहुत कम मिलेंगे। तो एक बार फिर से आप लोग हाँ या ना कुछ बोल दो कि क्या आप लोगों को ये पता समझ में आया कि फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है, और जावा का कब सिलेक्शन करना है, पाइथन का कब करना है, थोड़ा बहुत आइडिया मिला आप लोगों को? बताइए, मैसेज में, चैट में, या बोल दीजिए कुछ भी, हाँ ना कुछ भी। अगर आप लोग सुन रहे हैं तो बोलिए, नहीं सुन रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। चलिए ठीक है, सिर्फ 2 लोग सुन रहे थे, अविनाश और नो अमित। सर। ठीक है, देखिए रिस्पॉन्स करना बढ़िया होता है, सिर्फ मेरे ही पास नहीं, यहीं पे नहीं, हर जगह कुछ आए चना है, कुछ ना कुछ बोलने सीखो आप लोग, बोलने से बहुत फायदा होता है, बोलिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अमन प्रकाश रेज हैंड, अगर आपने हाँ बोला है तो ठीक है, नहीं तो कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हो आप लोग बीच में। ठीक है, अगर आप लोग किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो। यस अमन, कुछ बोल रहे हो तो आप बोल भी सकते हो या पूछ भी सकते हो अनम्यूट करके। जो भी आप लोगों के मन में डाउट होगा, क्वेश्चंस होगा आज के टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग पूछ सकते हो। तो चलो अब हम लोग थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल चीज स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को ही पता है कि अगर हम जावा पे काम करेंगे, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस का जैसे बात हो रहा है, तो अगर आप जावा पे काम करना चाहते हो तो एक आईडी आपके पास होना चाहिए। जैसे वीएस कोड हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड, एक्लिप्स हो गया, नेटबिन्स हो गया। नेटबिन्स किस कंपनी का है? अगर आप लोग नाम सुने होंगे नेटबिन्स का तो ऑरेकल का। एक्लिप्स जो आईडी है वो किस कंपनी का है? तो एक्लिप्स है आईबीएम का। ठीक है, उसी तरह वीएस कोड किसका है? डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए पाइथन जरूरी है? तो हाँ जरूरी है। मतलब पाइथन से क्या होता है कि उसमें सारे लाइब्रेरीज पहले से दिए हुए हैं, मतलब बहुत आसानी से आप डेटा एनालिटिक्स कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप जावा से नहीं कर सकते हो। अगर पाइथन से करोगे तो बहुत ज्यादा आसानी से हो जाएगा, जावा में थोड़ा सा कोड ज्यादा लिखना पड़ता है, एक छोटा सा काम के लिए भी। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो उस फील्ड के लिए जावा ठीक है। तो पाइथन तो खैर आपको आना ही चाहिए, छोटा सा लैंग्वेज है, बहुत बड़ा लैंग्वेज नहीं है पाइथन, इजीली सीख सकते हो आप। ठीक है, तो ये हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं कि अगर ये स्प्रिंग बूट वगैरह जो हम लोग नाम सुनते हैं, ये क्या है? ये फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या होता है? अब यहाँ पे देखिएगा 2 वर्ड होता है, कुछ कुछ जगह पे हम लोग थोड़ा सा फंस जाते हैं। एक होता है लाइब्रेरी और एक होता है फ्रेमवर्क। ये लाइब्रेरी क्या होता है? लाइब्रेरी का मतलब आप बोल सकते हो कलेक्शन, लाइब्रेरी बोलो या पैकेज। लाइब्रेरी कलेक्शन होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि
डेटा साइंस लाइब्रेरी इन पाइथन, मतलब डेटा साइंस का काम करने के लिए सब कुछ पहले से कोड बना के रखा हुआ है पाइथन में, वो लाइब्रेरी को आप इंक्लूड कर लो अपने प्रोग्राम में और उसको यूज करो। तो लाइब्रेरी के अंदर में पहले से कोड लिखा हुआ रहता है, आप जस्ट उस लाइब्रेरी को ऐड करो अपने प्रोग्राम में और उसको यूज करो। अब ये फ्रेमवर्क क्या होता है? तो ये भी लाइब्रेरी होता है, बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स यू द एनवायरमेंट। फ्रेमवर्क जो होता है ना, ये भी एक लाइब्रेरी होता है, लेकिन ऐसा लाइब्रेरी जो आपको एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है, एक डेवलपमेंट एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है। फ्रेमवर्क क्या होता है? ये आपको एक डेवलपमेंट एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है, और ये तो सिर्फ एक पैकेज होता है, कलेक्शन, और ये आपको डेवलपमेंट एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्प्रिंग बूट, अगर आपको जावा पे काम करना है तो जावा का फ्रेमवर्क है स्प्रिंग बूट, आप स्प्रिंग बूट यूज करो। ये फ्रेमवर्क्स किस लिए बनाए गए हैं? तो RAD, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अभी जो जमाना चल रहा है ना, ये जो टाइम, ये जमाना चल रहा है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। आज के टाइम में बहुत सारी चीजें बहुत फास्ट डेवलपमेंट हो रही है। जो सॉफ्टवेयर पहले हमें 10 साल लगते थे बनाने में, आज वो 2-3 महीने में बन जाते हैं। कैसे? फ्रेमवर्क्स, लाइब्रेरीज, REST API का हेल्प से, लाइब्रेरीज के हेल्प से पहले से सब कुछ बना के रखी हुई है, सिर्फ आपको उसको असेंबल करना है। आपको स्क्रैच लेवल से आज के समय में कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, सारे चीजें रेडीमेड बनी हुई हैं। You just have to use them or integrate them into your application. So framework क्या होता है? डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जैसे अगर आप जावा का बात करो, तो जावा का नाम यहाँ पे क्या है? स्प्रिंग बूट, इसका जो फ्रेमवर्क है। अगर आप पाइथन का बात करो तो ये है जैंगो, ठीक है, इसमें डी साइलेंट होता है, जैंगो। अगर उसी तरह आप PHP का बात करो, PHP लैंग्वेज का, तो ये क्या है? लैरावेल। ये सब सारे इसके फ्रेमवर्क्स हैं। फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं? ये क्या बोलते हैं आपको? ये बोलते हैं कि आपको एनवायरनमेंट को कैसे सेट करना है, ये सब का हेडेक आप मत लो, वो हम कर देंगे। आप सिर्फ अपना बिजनेस लॉजिक पे ध्यान दो, मतलब जो आपका मेन काम है आप उस पे ध्यान दो। कैसे सेटअप करना है, कैसे एनवायरनमेंट बनना है, कैसे रन कराना है प्रोजेक्ट को, कैसे लाइक डिबग करना है, एरर्स को कैसे फिक्स वगैरह करना होगा आपको, हम अच्छे से एरर्स को भी दिखाएंगे आपको। हम आपका सारा काम आसान कर देंगे, मतलब आप इधर का काम छोड़ो, आप मेन टॉपिक पे फोकस करो। हम सारा एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर ये फ्रेमवर्क्स नहीं होते तो आपको लाखों लाइन के कोड आपको मैन्युअली खुद से लिखने पड़ते हैं, जो आज से 10 साल 15 साल पहले हम लोग को लिखना पड़ता था। और आज फ्रेमवर्क्स आने के बाद क्या हो चुका है कि सारा रन टाइम एनवायरनमेंट ये लोग पहले से आपको प्रोवाइड करके दे देता है। मतलब आपको एनवायरनमेंट का टेंशन नहीं लेना है, वो सारा वो कर देगा, आप सिर्फ मेन काम का टेंशन लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी लड़का या लड़की की शादी है, ठीक है, तो ये बोलता है कि आप शादी का टेंशन लो सीधा, कि जो शादी वाले आएंगे उनको कैसे लाइक सर्विस देना है, आप उस पर ध्यान दो। आप ये मत देखो कि वो लोग आएंगे तो कहीं बारिश हो गया तो बारिश में भीग जाएंगे, उसका आप टेंशन मत लो। खाना पीना जितना सारा आप उस पर टेंशन मत लो। कैसे हम लोग बोलते हैं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, आज के समय में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का मार्केट में बहुत डिमांड है। क्यों? कोई भी इवेंट फंक्शन प्रोग्राम होता है, किसी का शादी है या कुछ भी है, बर्थडे पार्टी है, कुछ भी, तो लोग क्या कर रहे हैं आज के समय में? इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर कर ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि सारा काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग उन लोगों को दे रहे हैं, कि कपड़ा खरीदना, बाजार करना, सब्जी लाना कहीं से, खाना कैसे बनेगा, कैसे लोगों को खिलाना है, ये सब का हेडेक ये लोग नहीं ले रहे हैं। ये अपना शादी है, बर्थडे प्रोग्राम है, जो है इस पे फोकस है इनका। बाकी खाना पीना ये सब झमेला हटाओ, वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी देख लेगा। तो जैसे वहां पे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, वैसे ही यहाँ पर फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क बोलता है कि आपका जो मेन जो टॉपिक है बिजनेस लॉजिक, आप उस पर ध्यान दो, बाकी सब हम देख लेंगे। तो अच्छा बात है, इससे लाखों लाइन के कोड आपको बच गए आप लिखने के लिए, आपका टाइम सेव हो गया यहाँ पे। और यहाँ तक कि वो जो आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है वहां पे कोई गलती भी नहीं है। अगर आप लाखों लाइन का कोड खुद से लिखोगे, हो सकता है हजारों एरर्स आएंगे वहां पे, उन एरर्स को आप फिक्स करो, टाइम लग जाएगा फिक्स करने में, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कैसे सेटअप करना है, दिमाग आपका खराब हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, फ्रेमवर्क है, तो फिर क्या टेंशन लेना है? जो हमारा मेन टॉपिक है हम उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क्स हो गए हैं।
तो हम लोग भी ना ये फ्रेमवर्क्स पे काम करेंगे, और ये फ्रेमवर्क्स क्या बोलते हैं, वो आप जावा पे काम करो, पीएचपी पे काम करो, पाइथन पे काम करो, डॉटनेट पे काम करो, किसी भी लैंग्वेज के फ्रेमवर्क पे काम करो, एक चीज है जो सारे जगह पे आपको कॉमन मिलेगा, और उसको हम लोग बोलते हैं एमवीसी। इसका फुल फॉर्म क्या है? मॉडल व्यू कंट्रोलर। एमवीसी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये मॉडल क्या होता है? मॉडल इज रिलेटेड टू डेटाबेस। व्यू मीन्स फ्रंट एंड या फिर ऐप डिजाइन। जो डिजाइनिंग पार्ट होता है, जो फ्रंट एंड बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे व्यू। मॉडल का मतलब डेटाबेस, और कंट्रोलर का मतलब अ क्लास which is responsible for request and response। आपको जो भी चीज चाहिए वो आपको मिलेगा, वो कौन देगा? कंट्रोलर। जो सॉफ्टवेयर का या एप्लीकेशन का जो डिजाइन होगा, वो डिजाइन का मतलब व्यू। और जो भी आप डेटाबेस में टेबल वगैरह बनाओगे, उसके लिए मॉडल होता है। मॉडल इज अ क्लास टू डिजाइन डेटाबेस टेबल्स। ये फ्रंट एंड डिजाइन जो HTML CSS जो होता है ना, वो कहाँ पे होता है? व्यू के अंदर, HTML CSS। और ये देखो मॉडल। आज के टाइम में एक चीज आप लोग ध्यान रखना है, एक और चीज, कि आप लोगों को किसी को भी अब SQL क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। सोचो फ्रेमवर्क कितना अच्छा चीज है। ये बोलता है कि आपको क्वेरी भी नहीं लिखना है। अभी का जो जमाना चल रहा है ना, ये जमाना चल रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्ल्ड। आज के समय में सब कुछ ऑब्जेक्ट है। एवरीथिंग is an object, and every object belongs to a particular class. And what is a class? Class means category एक हो गया। class का मतलब एक definition। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्ल्ड है। आपको यहाँ पे जो भी बात करना है, ऑब्जेक्ट के भाषा में बात करना है। क्वेरी वगैरह आपको कुछ नहीं लिखना है। अब आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के दिखाते हैं विद एक एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि फ्रेमवर्क हमारे काम को कितना आसान कर दे रहा है। तो चलो, हमारे कंप्यूटर में ये VS कोड इंस्टॉल है। ये VS कोड विजुअल स्टूडियो कोड। ये VS कोड क्या है? विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है, ये एक IDE है। जैसे आप VS कोड भी यूज कर सकते हो, या फिर आप Eclipse यूज कर लो, या जो भी यूज कर लो, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे हमें एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। तो क्या बोल रहा है? कंट्रोल शिफ्ट पी। यहाँ पे बोल रहा है ना, शो ऑल कमांड्स, कंट्रोल शिफ्ट पी। चलो, कंट्रोल शिफ्ट पी। तो क्रिएट अ मैवन प्रोजेक्ट। ये मैवन क्या है? बिल्ड टूल है। जब आप स्प्रिंग बूट वगैरह पे काम करोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि देखो, कुछ कुछ चीजें होती हैं कि बहुत ज्यादा बड़ी चीजें हैं। उन कुछ कुछ चीजों को 1 घंटे में, आधे घंटे में, 2 घंटे में बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट आज का जो सेशन है, आप समझ लो एक तरह से कॉन्फिडेंस के लिए, कि आप भी सोच सकते हो कि अगर मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, तो क्या ये फील्ड हार्ड है? एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना, क्या अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपना करियर देखना चाहते हैं, तो क्या ये बहुत ही डिफिकल्ट रास्ता है क्या? तो नहीं। वो मैं आज के ही क्लास में आपको बता दूंगा, थोड़ा बहुत करके छोटा एक प्रोजेक्ट ही बना के आपको दिखा देता हूँ, छोटा सा। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये तो हो सकता है, मतलब कर सकते हैं हम लोग भी। देखिए, डेवलपमेंट करना हार्ड कुछ नहीं होता है। वो अलग बात है कि आपको सिखाया गया है कि नहीं सिखाया गया है। और हमारे कॉलेज का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो भी आप जान लो। मैंने जो एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में, कि हमारे कॉलेज में जो भी प्रोफेसर होते हैं, उनका लाइक प्रोफेसर बनने का रिक्वायरमेंट क्या होता है, कि आपने मास्टर्स किया हुआ है, एमटेक कर लो आप, या MBA कर लो, जो भी कुछ आपने PhD वगैरह कर लिया, रिसर्च, आप प्रोफेसर बन सकते हो कॉलेज में। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि प्रोफेसर तो चलो आप बन गए, क्या हमारे कॉलेज में जो प्रोफेसर हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, उन्होंने अपने लाइफ में कभी सॉफ्टवेयर डेवलप किया? कभी भी उन्होंने अपने पूरे जिंदगी में कोई सॉफ्टवेयर बनाया? तो नहीं। वे कभी किसी IT कंपनी में काम किए?
नहीं। किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम किए? नहीं। तो जिस इंसान ने आज तक अपने जिंदगी में कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, वो हमें कैसे गाइड करेगा कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कैसे बनना है, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कैसे करते हैं? ये बेसिक कॉमन सेंस है। आप खुद से कभी सोच सकते हो इस चीज को कि जो इंसान आज तक अपने लाइफ में कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाया है, वो हमें बताता है कि सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है, किताब पढ़ के। एक ऑरेकल कंपनी में जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, जो 10 साल से डेटाबेस पे काम कर रहा, मेरे हिसाब से शायद वो आपको अच्छा बता सकता है कि डेटाबेस पे हम लोग काम कैसे करते हैं, प्रॉब्लम्स क्या आती है डेटाबेस में, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। कॉलेज में हम लोग को नॉर्मलाइजेशन थ्योरी बताया जाता है, बट जब काम करोगे ना डेटाबेस पे, तो आपको प्रैक्टिकल समझ में आएगा। अगर आपको एरोप्लेन बनाने सीखना है, हवाई जहाज बनाने सीखना है, कॉलेज में सीख के कोई फायदा नहीं है। जहां पे हवाई जहाज बन रहा है वहां चले जाओ, वहीं बोलो किसी को कि भाई आपको हम 2-4 10 हज़ार रुपए, 20 हज़ार रुपए, 50 हज़ार, 1 लाख, जो भी आप ही ले लो, हमको बस 1 साल तक यहाँ पे आने दो, हम अपने आंख से देखना चाहते हैं कैसे क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा है। इतना गारंटी है कि आप 1 साल के बाद हवाई जहाज बना लोगे। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे मैकेनिकल इंजीनियर या बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स को देखा है जो गाड़ी, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स के बारे में स्टडी करते हैं, किताब पढ़ रहे हैं, 4 साल का इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बट हमारे गाड़ी में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ मोटरसाइकिल में या कार में किसी के कुछ प्रॉब्लम हो गया, उन्हें समझ में भी नहीं आता है कि क्या प्रॉब्लम है। और वही देखना है कि आपके घर के बगल में कोई एक मैकेनिक होगा, अनपढ़ गंवार है, अंगूठा छाप होगा, 8 क्लास भी पास नहीं है, और वो 10 साल से गाड़ी बना रहा है। जब आपका गाड़ी में एक्सीलेटर देगा ना वो, तो वो गाड़ी के आवाज को सुन के बता देगा कि आपके गाड़ी के कौन से पार्ट्स में प्रॉब्लम है। इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अभी ये जो जमाना चल रहा है ना, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का जमाना चल रहा है। आप लोग सिर्फ ये मत सोचना कि आपको सिर्फ एक जॉब ही करना है। अगर आपको कुछ करने आता है, आपके पास आइडिया है, आप खुद एक सॉफ्टवेयर बना के मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। एज ए स्टार्टअप कंपनी आप कुछ काम कर सकते हो। ओला क्या किया, फेसबुक क्या था? क्या मार्क जकरबर्ग को पीएचपी का एक्सपर्ट बोलेंगे क्या आप? आपको क्या लगता है कि पीएचपी के एग्जाम में, फेसबुक जो पीएचपी से बना था उस टाइम में, क्या पीएचपी के एग्जाम में मार्क जकरबर्ग को बैठा देंगे तो पास कर जाएगा? एक पीएचपी पे जो 10 साल से जो काम कर रहा है, उससे ज्यादा नॉलेज है मार्क जकरबर्ग को पीएचपी का? नहीं। आजकल असेंबल चल रहा है, जुगाड़ पे चल रहा है सब कुछ। आज एक सॉफ्टवेयर भी चाहोगे ना तो यूट्यूब में वीडियो देख कर सॉफ्टवेयर बना सकते हो। इतना मार्केट में रिसोर्स अवेलेबल है। काम करते हैं। तो हमेशा हम लोग को क्या करना है, आप प्रैक्टिकल चीजों पे ध्यान दो। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना थ्योरी पढ़ लिए, कितना सर्टिफिकेट्स आपके पास आ गया। आपको क्या लगता है कि जितने स्टार्टअप कंपनीज खुल रहे हैं, जितने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च हो रहे हैं, वो क्या सारे इंजीनियरिंग किए हुए हैं क्या? क्या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इंजीनियरिंग करना जरूरी है? सर्टिफिकेट होना जरूरी है बीटेक करना? डिग्री का धीरे धीरे वैल्यू खत्म हो जाएगा। आने वाले समय में 2027-28 या मैक्सिमम 29-30 तक ये सारे कॉलेज बंद होने वाले हैं, क्योंकि अब एडुकेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा? आईटी कंपनीज का। आप लोग शायद सुने होंगे या गूगल में कभी सर्च करना कि टेस्ला का भी अपना यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो चुका है। ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट अभी शॉर्ट टर्म कोर्सेज को लेके, प्रोफेशनल कोर्सेज को लेके मार्केट में ये लोग अभी आए हुए हैं। आगे जाके इन लोगों का अपना यूनिवर्सिटी, अपना सर्टिफिकेशन कोर्स तो खैर अभी भी है। अमेजन अगर क्लाउड कंप्यूटिंग में है, अमेजन वेब सर्विसेज, एडब्ल्यूएस, तो एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेशन कोर्स करवाता है। आप उसका कोर्स कर सकते हो। उसका एग्जाम का फीस लगता है, आप लोगों को ही पता होगा, सर्टिफिकेशन एग्जाम का। फेसबुक आजकल कोर्सेज करा रहे हैं, उनका भी एग्जाम का फीस है। गूगल का कोर्सेरा से टाई अप है। बहुत सारे कोर्सेज गूगल का करने जाओगे, कोर्सेरा से आपको करना होगा। वहां पे एग्जाम तो आपको सर्टिफिकेशन भी होगा वहां पे, सब कुछ। अभी बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब कि जो कंपनीज है वो यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर चुके हैं। ऑरेकल का अपना एजुकेशन का यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो चुका है। आने वाले समय में सब कुछ ये खत्म होने वाला है, क्योंकि यही सही प्रोसेस है। अगर आपको डेटाबेस का पढ़ाई करना है तो ऑरेकल आपको अच्छे से पढ़ा सकता है, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी डेटाबेस में है। ऑरेकल कंपनी, जो ऑरेकल डेटाबेस यूज होता है, वो सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है डेटाबेस का। अगर आप नेटवर्किंग का बात करो तो दुनिया में नेटवर्किंग में सबसे बड़ा कंपनी है सिस्को। आपको सिस्को कंपनी में जाके नेटवर्किंग सीखना चाहिए, ना ही कि किसी कॉलेज में जाके। तो अब सिस्टम धीरे धीरे चेंज हो रहा है। आप लोग चाहो तो जॉब करना है जॉब करो, कंपनी खोलना है कंपनी खोलो, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन सारे चीजों के लिए प्रैक्टिकल आपको एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। वो कॉलेज वाला थ्योरी पढ़ के, वो कॉलेज के जो प्रोफेसर होते हैं, टीचर जो किताब लेके आते हैं, बोर्ड पे कुछ लिख दिए,
लैब में आप लोगों को बोल दिए हेलो वर्ल्ड कर लो प्रोग्राम, बन गए डेवलपर। बीटेक का ना आजकल तो सिर्फ सर्टिफिकेट हम लोग को मिलता है। एआईसीटी का आप लोग रिपोर्ट पढ़ लेना, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, आपका भी कॉलेज एआईसीटी अप्रूव्ड होगा, कि जितने भी लोग लाइक इंजीनियरिंग कर रहे हैं अभी के समय में, उनमें से 1.4% भी ऐसे नहीं है जो एलिजिबल हो कि अगर उनका सही में इंटरव्यू ले लिया जाए तो वो क्लियर कर पाए। क्यों हो रहा है ये प्रॉब्लम? प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम का है, जो वहां पे ट्रेनर्स हैं। आज एक छोटा मोटा आप अपने घर के आसपास स्कूल वगैरह में भी देखते होंगे आप लोग, वहां टीचर्स होते हैं कि जो सबसे कम पैसा देगा उसको हायर कर लो। नॉलेज है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। तो चलो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। बस आपको यही बताना चाहते हैं, प्रैक्टिकल चीजों पे ध्यान दो, प्रैक्टिकल चीजों को सीखो, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होना चाहिए। आप प्रोजेक्ट बनाओ, एक सॉफ्टवेयर बना के सॉफ्टवेयर बनाना सीखो, पढ़ के सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हो आप। आपको कितना भी मोटरसाइकिल हम थ्योरी बता दें, ये हैंडल होता है, गियर होता है, क्लच होता है, ब्रेक होता है, कितना भी बता देंगे, आपको चढ़ा देंगे मोटरसाइकिल में गिर जाओगे आप, अगर नहीं आता है तो। मोटरसाइकिल सीखना है चलाने तो मोटरसाइकिल में बैठो, गिरोगे भी। कैसे सॉफ्टवेयर वगैरह में हम लोग कोड लिखेंगे तो एरर भी आएंगे आपके, वही हुआ मोटरसाइकिल में गिरना। एरर आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है एरर को कैसे फिक्स करना है, फिर स्टडी करोगे, कुछ यूट्यूब में वीडियो देखोगे क्या एरर आ रहा है, एरर्स को पढ़ने सीखोगे आप। बड़े बड़े कंपनीज में जो टेक सपोर्ट का जो काम होता है, ये कैसा काम होता है टेक सपोर्ट में? एरर्स को ही तो फिक्स किया जाता है। एरर्स ही तो है, बड़े बड़े जब हम लोग सॉफ्टवेयर को बनाते हैं उसमें हजारों एरर्स आते हैं, कैसे एरर्स को ठीक करोगे आप? आपको एरर्स पढ़ने आना चाहिए। आपको एरर को देख के समझ में आपको आना चाहिए कि ये किस लिए एरर दिखा रहा है, किस लाइन में एरर, किस लाइन के वजह से ऐसा एरर दिखा रहा है। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, कुछ नहीं होने वाला है थ्योरी पढ़ के। आप लोगों को पता है ये बीटेक का डिग्री, जब आपको जॉब मिलेगा तो समझ में आ जाएगा। जब यहाँ 5 साल 8 साल 10 साल एक्सपीरियंस वाले लोगों को कंपनी से निकाला जा रहा है, तो फ्रेशर्स का क्या वैल्यू है मार्केट में? अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास। क्या ऑप्शन है? आप प्रैक्टिकली अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। अब कहीं इंटरव्यू में भी आप बैठोगे ना, वहां पे एक क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा कि आज तक आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है कि नहीं किया है। प्रोजेक्ट बना के ही आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। खुद से बना सकते हो, बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, यूट्यूब है, गूगल पे इतने सारे सर्च करोगे, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, चैट जीपीटी है, आपको कोड मिल जाता है वहां से। मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना होगा, बट आप सीख सकते हो खुद से। और यही करना ही होगा आपको, नहीं तो आगे और भी टेंशन है अभी। टेंशन सिर्फ डिग्री नहीं है कि आपको बीटेक का या एमटेक का डिग्री मिल गया, वो डिग्री मिलने के बाद भी टेंशन है अभी बहुत। कब आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, कब क्या कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको रिजल्ट देना है वहां पे। आप डेवलपर हो, आपको डेवलप करना होगा सॉफ्टवेयर। पर आप बोलोगे कॉलेज में तो हम लोग को यही पढ़ाया है। कॉलेज से इंडस्ट्री का क्या मतलब है? क्या कोई आईटी कंपनी आपको कॉलेज से पूछ के खुलता है क्या, कि चलो भाई पूछो इस यूनिवर्सिटी से कि हम आईटी कंपनी खोलें? गूगल पूछ के स्टार्ट हुआ था क्या किसी से? इंडस्ट्री अलग चीज है, यूनिवर्सिटी अलग चीज है। हम लोग का अजीब सिस्टम हो चुका है एजुकेशन सिस्टम, जो समझ में नहीं आता है बीच बीच में कभी कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। चलो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं अपना। शो ऑल कमांड्स, कंट्रोल शिफ्ट पी। देखो क्रिएट अ मैवेन प्रोजेक्ट। मैवेन क्या एक बिल्ड टूल है। तो बिल्ड टूल यहाँ पे दो होते हैं, ग्रेडल या मैवेन। हम लोग मैवेन चूज कर रहे हैं, मैवेन आपका कॉन्फ़िगर होना चाहिए। ये है स्पेसिफाई स्प्रिंग बूट वर्जन, ये वर्जन हम लोग लेते हैं। कौन सा लैंग्वेज? जावा, कॉटलिन या ग्रूवी? जावा लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्या है? ग्रुप आईडी, एक तरह से आप बोल सकते हो इसको प्रोजेक्ट आईडी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वेबसाइट होता है उसका उल्टा डोमेन नेम लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। जनरली आप कुछ भी लिख सकते हो, आपका मन। जैसे google.com को क्या लिखेंगे? com.google। facebook.com को com.facebook। हमारे कंपनी का नाम है octaculus.tech डोमेन नेम, तो हम लोग क्या लिख देंगे? tech.octaculus। ये एक कम्युनिटी का रूल है, एक लाइक आइडेंटिफायर कॉन्सेप्ट इसको बोल सकते हो आप। जरूरी नहीं है कि आपको यही लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हो। ये एक पैकेज बन जाता है कि टेक नाम का फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर ऑक्टाकुलस नाम का फोल्डर बन जाएगा। एंटर करो। अब है आर्टिफैक्ट आईडी, ये है माइक्रो सर्विसेज से रिलेटेड, कि आप एक अपने प्रोजेक्ट जो बना रहे हो उसका कौन सा पार्ट बना रहे हो। लाइक आप गूगल पे काम कर रहे हो, चलो इसको बैक करते हैं। गूगल पे काम कर रहे हो तो com.google, ठीक है, एंटर। अब इसका आर्टिफैक्ट आईडी, उसका पार्ट आईडी। आप गूगल के कौन से पार्ट पे काम कर रहे हो? जीमेल पे, मैप, ड्राइव, यूट्यूब, कॉन्टैक्ट, कैलेंडर, प्ले। तो चलो हम गूगल के ड्राइव पे काम कर रहे हैं, तो ड्राइव लिख दो।
मतलब उसका कौन सा छोटा सा पार्ट पे आप काम कर रहे हो। तो एंटर, क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफाई पैकेजिंग टाइप, ये एक पैकेज बन जाता है, जार फाइल या वॉर फाइल। वॉर का मतलब होता है वेब आर्काइव, मतलब अगर आप वेब एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हो तो वार लिखोगे, और आप जार का मतलब जावा आर्काइव, ये क्या होता है, तो जावा आर्काइव मतलब कि सब कुछ, वेब एप्लीकेशन हो, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो, सब कुछ। तो हम लोग जनरली जार ही यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, इसमें सब कुछ आ जाएगा, तो जार ही कर लो। अब ये आपका जावा वर्जन मतलब जेडीके का वर्जन, मेरे कंप्यूटर में जेडीके कौन सा इंस्टॉल है, तो मेरे में 17 इंस्टॉल है, तो आपका जो जेडीके का वर्जन होगा वो क्लिक कर देना, जावा 17 है। अब ये बोल रहा है देखो डिपेंडेंसीज, अब देखो ये डिपेंडेंसी क्या होता है। डिपेंडेंसी का मतलब हुआ लाइब्रेरी एक तरह से, जैसे हम लोग वेब एप्लीकेशंस पे काम करने वाले हैं तो यहाँ पे वेब लिखो, तो आ गया देखो यहाँ पे स्प्रिंग वेब, इसको ऐड कर लिए। ये स्प्रिंग वेब क्या होता है, बिल्ड वेबसाइट या वेब इंक्लूडिंग रेस्टफुल, रेस्टफुल बोलो या रेस्ट एपीआई बात बराबर है, एप्लीकेशन यूजिंग स्प्रिंग एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर, यूजेस अपाची टॉमकैट एज डिफॉल्ट एम्बेडेड कंटेनर। अपाची टॉमकैट आपका सर्वर वगैरह ये सब कॉन्फ़िगर कर देगा, ये लाइब्रेरी है, हम लोग इसको ऐड कर लिए। एक होता है लॉम्बोक, लॉम्बोक क्या होता है कि जावा एनोटेशन लाइब्रेरी विच हेल्प्स टू रिड्यूस बॉयलरपेट कोड, मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपको कोड भी नहीं लिखना है। आप लोग शायद अगर जावा के बारे में आप लोगों को पता होगा, अगर आप डेवलपमेंट के फील्ड में जाना चाहते हो तो उसमें गेटर्स होते थे, सेटर होते थे, टू स्ट्रिंग मेथड्स होते थे। आप जब एक क्लास बनाओगे ना, आपको कोई भी मेथड बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लॉम्बोक ऐड कर दो, वो सब कुछ अपने आप ऐड कर देगा। सोचो हमें कोड भी नहीं लिखना पड़ेगा, ये सारा कोड खुद लिख देगा, आपको मैं करके दिखाऊंगा अभी। तो चलो लॉम्बोक को ऐड कर लेते हैं। एक होता है डेव टूल, देखो स्प्रिंग बूट डेव टूल, जो वहां लिखेंगे वैसा सर्च करके आ रहा है, स्प्रिंग बूट डेव टूल। ये डेव टूल क्या होता है, इट प्रोवाइड्स फास्ट एप्लीकेशन रीस्टार्ट, लाइव रीलोड एंड कॉन्फ़िगरेशन फॉर एनहेंस्ड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। मतलब जैसे हम लोग जब भी अपने कोड में चेंज करते हैं तो हमें हर बार सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ता है मैनुअली, लेकिन अगर आप ये डेव टूल को ऐड कर देते हो तो जब भी अपने कोड में कहीं पे भी थोड़ा बहुत चेंजेस करोगे तो आपको सर्वर को रीस्टार्ट खुद से नहीं करना है, वो अपने आप कर देगा। कौन कर देगा, डेव टूल। हम माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज करना चाहते हैं, तो माई एसक्यूएल। एक होता है जेपीए, आप हाइबरनेट यूज करना चाहते हो। हाइबरनेट का मतलब हम एसक्यूएल क्वेरी खुद से नहीं लिखेंगे, हम क्लास बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम चाहते हैं वो स्प्रिंग बूट खुद सारा काम कर दे, लेकिन हम क्लास ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम क्वेरी नहीं लिखेंगे, लेकिन फिर भी क्वेरी काम करेगा उसके बैकएंड में, आपको क्वेरी नहीं लिखना है। तो इसके लिए होता है जेपीए, जावा परसिस्टेंस एपीआई। बस इतना ही करते हैं, सेलेक्ट 5 डिपेंडेंसीज। ये आपको प्रोजेक्ट कहाँ पे सेव करना है, तो चलिए डेस्कटॉप पे करते हैं। डेस्कटॉप पे जाके जनरेट इनटू दिस फोल्डर, इसको ओपन करते हैं पूरा प्रोजेक्ट को। देखो ये सारा बन चुका है, तो ट्रस्ट, यस आई ट्रस्ट। अब एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिखाते हैं यहाँ पे, डेटा में, डेटाबेस में डेटा स्टोर करके सब कुछ करके, ठीक है, तो आपको एक आइडिया मिलेगा। देखो ये होता है pom.xml फाइल, ठीक है। ये पॉम में क्या होता है, आपका पूरा प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन, मतलब जितना भी हम लोग डिपेंडेंसी ऐड किए थे, देखो डिपेंडेंसी मतलब लाइब्रेरी अलग अलग काम के लिए, एक था ना जेपीए था, वेब था, डेव टूल था, माई एसक्यूएल था, लॉम्बोक था, आ चुका है ना। आप चाहो तो बाद में भी कुछ डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, खुद से यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके। दुनिया में जितना भी डिपेंडेंसी है जावा के अंदर में, सारा डिपेंडेंसी आपको कहाँ पे मिलेगा, तो एमवीएन रिपोजिटरी सर्च करना है। देखो mvnrepository.com, mvn मतलब मैवन, मैवन रिपोजिटरी, यहाँ जाओ। जैसे पाइथन में लाइब्रेरीज होते हैं ना, यहाँ पे भी लाइब्रेरीज है, कितना, इंडेक्स्ड आर्टिफैक्ट्स 33.7 मिलियन, इसका मतलब 3 करोड़ 30 लाख लाइब्रेरीज यहाँ पे अवेलेबल है। ये मत समझना जावा कम है पाइथन से, और ये भी नहीं है कि पाइथन कम है जावा से। देखो सारे अपने अपने जगह पे बेस्ट है, ठीक है, हर किसी का अपना लाइब्रेरी है। देखो जावा के अंदर भी इतना लाइब्रेरी है लगभग, एमवीएन रिपोजिटरी, इसमें पेमेंट गेटवे से लेके गूगल मैप,
आपका स्क्रीन को शेयर करना, ऑडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, पेमेंट गेटवे, सब कुछ है इसके अंदर में। तो जावा में भी है, पाइथन में भी है। तो जावा का वेबसाइट क्या है, ये एमवीएन वाला, तो mvnrepository.com। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए MySQL चाहिए हमें। MySQL लिख के एंटर कीजिए यहाँ पे, देखिए MySQL का सारा यहाँ पे आ गया है ना। MySQL कनेक्टर जे यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद कौन सा वर्जन MySQL का, 8.0.31, 8.0.32, 8.0.33, कोई भी क्लिक कीजिए आप। यहाँ पे आया, ये जो दिखाई दे रहा है ना, मैवेन, ग्रेडल, कॉटलिन, तो मैवेन में ये दिखाई दे रहा है। तो डिपेंडेंसी के अंदर में क्या था, ग्रुप आईडी में com.mysql, यहाँ चेक कीजिए। MySQL में डिपेंडेंसी के अंदर ग्रुप आईडी क्या था, com.mysql। आर्टिफैक्ट आईडी क्या था, MySQL कनेक्टर जे, आर्टिफैक्ट आईडी MySQL कनेक्टर जे। मतलब अगर आप स्टार्टिंग में यहाँ पे ऐड करना भूल गए या किसी रीजन से छोड़ दिया, बाद में ऐड कर सकते हो। कैसे, यहाँ जाना है, इसको कॉपी करना, और कॉपी करने के बाद यहाँ आके पेस्ट कर दो। तो ये डिपेंडेंसी, ये सब सारा क्या है, सारा लाइब्रेरी है जो हम लोग पहले से इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब आते हैं, चलो ये एसआरसी। एसआरसी क्या है, सोर्स। एसआरसी मतलब हो गया सोर्स। आपका जितना भी सोर्स कोड है, वो चाहे फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, डेटाबेस हो, माइक्रो सर्विसेज हो, रेस्ट एपीआई हो, सारा का सारा कोड इस एसआरसी के अंदर होगा। सारा का सारा कोड इस एसआरसी के अंदर होगा। ठीक है, तो एसआरसी में मेन है, मेन के अंदर में देखो जावा और रिसोर्सेस। एक तो जावा है और एक है आपका रिसोर्सेस। तो ये जावा क्या है, रिसोर्सेस क्या है। जावा के अंदर में सारा जावा का कोड है, मतलब एक तरह से आप समझो बैकएंड का कोड है पूरा जावा के अंदर में। देखो ड्राइव एप्लीकेशन यहीं पे है, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में। ठीक है, अब आता है रिसोर्सेस में। रिसोर्सेस में होता है एक एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, यहीं पे पूरा डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ हम लोग लिखते हैं। तो चलो हम लोग बनाते हैं। ये तो रिसोर्सेस है मेन के अंदर में, जावा रिसोर्सेस है। एक हम लोग फ्रंट एंड के लिए व्यू बना लेते हैं, न्यू फोल्डर, वेब ऐप, और वेब ऐप के अंदर में ये सब हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, व्यू तो बताया था ना कि मॉडल व्यू कंट्रोलर, और व्यू के अंदर में जैसे हम लोग का HTML फाइल होता है, यहाँ पे JSP होता है। देखो न्यू फाइल क्या लिख देते हैं हम लोग, index.jsp। अब यहाँ पे आप लोग अगर HTML का थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा, आपको पता होगा कैसे ही हम लोग HTML का पेज बनाते हैं, वेब पेज बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, वेलकम टू स्प्रिंग बूट। ठीक है, अगर किसी को HTML का थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा, तो हम लोग ऐसे ही HTML का कोड लिखते हैं, वेलकम टू स्प्रिंग बूट। ठीक है, चलो ऐसा कर दिए कि जब ये प्रोजेक्ट को रन कराएंगे तो सबसे पहले ये वाला हमारा वेब पेज आना चाहिए। तो वेलकम टू स्प्रिंग बूट कर दिए। अब ये रिसोर्सेस के अंदर में जाओ, एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज में, यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है कि आपका जो ये जो फ्रंट एंड वाला पार्ट है, जो व्यू, ये कहाँ पे है। तो इसको कैसे करना पड़ता है, स्प्रिंग डॉट MVC डॉट व्यू डॉट प्रीफिक्स इक्वल टू स्लैश व्यू। एक व्यू है ना, व्यू नाम का फोल्डर हमारा यहाँ पे, उसके अंदर है। अगर आप इस फोल्डर का नाम ABCD रख दो तो आपको यहाँ पे ABCD लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो भी फोल्डर होगा वेब ऐप के अंदर में, वो पूरा पाथ आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो वो तो प्रीफिक्स था, स्प्रिंग डॉट MVC डॉट व्यू डॉट सफिक्स इक्वल टू डॉट JSP। यहाँ पे JSP बनाए ना हम लोग, जैसे नॉर्मली हम लोग HTML फाइल बनाते हैं वेब पेज के लिए, बट जावा में यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट है। आप HTML बना सकते हो, JSP भी बना सकते हो आप। JSP का मतलब होता है जावा सर्वर पेज। सोचो हम लोग JSP के अंदर में HTML का कोड लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे स्प्रिंग बूट में JSP पे भी काम कर सकते हो, HTML पे भी काम कर सकते हो, लेकिन हम लोग जनरली JSP पे काम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि JSP में आप HTML का भी कोड लिख सकते हो और जावा का भी प्रोग्राम लिख सकते हो यहाँ पे, जो काम करेगा। लेकिन HTML में आप जावा का प्रोग्राम नहीं लिख सकते हो। ठीक है, इसीलिए हम लोग JSP यूज करते हैं कि इसमें आप HTML का भी प्रोग्राम लिखो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और जावा का भी प्रोग्राम लिख सकते हो इसके अंदर में। ये इसका एडवांटेज है।
तीसरा में जेएसपी यूज करते हैं, तो आपका जेएसपी फाइल कहाँ पे है, व्यू के अंदर में। तो ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे हम लोग लिखना पड़ता है कि स्टार्टिंग होगा व्यू, उसका फाइल नेम कुछ भी हो, सफिक्स मतलब सबसे लास्ट में डॉट जेएसपी होगा। ठीक है, बस इतना ही करना है इसमें। अब जब ये हो गया तो अब इसमें आता है माई एसक्यूएल का कॉन्फ़िगरेशन, कि आपका जो माई एसक्यूएल है डेटाबेस, अब डेटाबेस को आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना होगा। तो स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जेडीबीसी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी कोलोन माई एसक्यूएल कोलोन डबल स्लैश लोकल होस्ट, अभी फिलहाल मेरे कंप्यूटर में है इसलिए लोकल होस्ट, और कभी क्लाउड में होगा तो यहाँ पे क्लाउड सर्वर का आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर 3306। अगर आप लोग माई एसक्यूएल अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगे तो देखना 3306 एक पोर्ट नंबर होता है, फिर स्लैश डेटाबेस का नाम। तो चलो हम लोग क्या कर देते हैं, स्प्रिंग डेमो डीबी, ये डेटाबेस का नाम लिख दिए। तो इस नाम से डेटाबेस अपने आप बन जाएगा। सोचो हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिख दी है, डेटाबेस बन गया, आपको क्वेरी वगैरह कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब लेकिन डेटाबेस का आप यूजर नेम पासवर्ड दे दो, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम इक्वल टू, मेरे कंप्यूटर में जैसे आप लोग भी कंप्यूटर में देखिएगा, जब आप माई एसक्यूएल इंस्टॉल करोगे तो उसका यूजर नेम होता है रूट बाय डिफॉल्ट, और पासवर्ड भी हम लोग रूट दे देते हैं या फिर आप जो मन वो दे दो। स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड इक्वल टू रूट, मेरे कंप्यूटर में यूजर नेम भी रूट है, पासवर्ड भी रूट है। स्प्रिंग डॉट जावा परसिस्टेंस एपीआई जेपीए डॉट हाइबरनेट डॉट डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ऑटो अपडेट इक्वल टू अपडेट। उसके बाद स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट प्रॉपर्टीज डॉट हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट इक्वल टू org डॉट हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट डॉट MySQL 5 InnoDB डायलेक्ट। बस इतना ही, ये हम लोगों ने कर दिया। देख लो लोगों स्पेलिंग कहीं मिस्टेक है कि नहीं, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक होगा फिर काम नहीं करेगा। तो चलो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और ये कॉन्फ़िगरेशन आपको याद नहीं रखना है, हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन रहता है पहले से। जब भी कोई डेवलपर होता है ना, उसके पास सारा ये कॉन्फ़िगरेशन कहीं पे नोटपैड में सेव रहता है, बस वो कॉपी पेस्ट करता है। मतलब जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप दुनिया का कोई भी स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाओ, उसमें यही होगा। दुनिया का कोई प्रोजेक्ट बनाओ, बस थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस होगा। यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस हो जाएगा, अगर क्लाउड सर्वर है तो यहाँ पे आपका डेटाबेस का नाम, आप जो यहाँ डेटाबेस दे दोगे वो नाम का डेटाबेस बन जाएगा। चलो इसको रन कराते हैं। जावा में ड्राइव एप्लीकेशन है ना, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में राइट क्लिक रन, देख लो रन कैसे करता है। तो अभी नहीं करेगा, कुछ कुछ डिपेंडेंसी अभी हम लोग छोड़े हैं, उसको ऐड नहीं किए हैं। तो यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, क्या बोल रहा है, अननोन डेटाबेस स्प्रिंग डेमो डीबी। ठीक है, तो ये स्प्रिंग डेमो डीबी डेटाबेस को खोज रहा है। तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन मार्क दे देते हैं कि अगर क्रिएट डेटाबेस का डी कैपिटल, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट इक्वल टू ट्रू। हम लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पे कि अगर ये डेटाबेस पहले से होगा तो उसमें घुस जाओ, क्योंकि डेटाबेस का एरर दिखा रहा है ना, अननोन डेटाबेस। तो अगर ये डेटाबेस है तो घुस जाओ, और नहीं है तो क्रिएट कर दो। क्या लिखे हम लोग यहाँ पे, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर नहीं है तो घुस जाओ। चलो फिर से रन करो, रन जावा। अब देखो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाया। अब ये क्या बोल रहा है, टॉमकैट अपाची टॉमकैट सर्वर होता है स्टार्टेड ऑन पोर्ट नंबर 8080। चेक कैसे करोगे, कोई भी ब्राउजर में जाओ, लोकल होस्ट कोलोन 8080 लिखो। यहाँ दिखा रहा है कि व्हाइट लेबल एरर पेज, इसका मतलब कि स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट आपका रन कर गया।
बताते हैं एरर कैसे सॉल्व होगा ये वाला। मतलब ये मैसेज आ गया, इसका मतलब कि आपका स्प्रिंग बूट काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिखाया था ना कि 8080 पोर्ट नंबर में स्टार्ट हो गया है, ये था ना, टॉमकैट स्टार्टेड पोर्ट नंबर 8080। तो आपको लिखना होगा लोकल होस्ट, या फिर लोकल होस्ट के जगह पे आप यहाँ लिख सकते हो 127.0.0.1 कोलोन 8080। बात बराबर है, क्योंकि इसको हम लोग लोकल होस्ट बोलते हैं। मतलब आप ही का कंप्यूटर क्लाइंट है और आप ही का कंप्यूटर सर्वर है। 127.0.0.1 इसको हम लोग नेटवर्किंग के फील्ड में लूप बैक एड्रेस भी बोलते हैं। मतलब ये आप ही का कंप्यूटर का है, लोकल कंप्यूटर, या फिर आप लोकल होस्ट भी लिख सकते हो। तो ये व्हाइट लेवल एरर का मतलब आ गया कि आपका स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगर हो चुका है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ डिपेंडेंसी था जो हम लोग को ऐड करना पड़ता है। जब हम लोग जेएसपी फाइल बनाएंगे ना, तो हम लोग यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करना होता है। डिपेंडेंसी इसके अंदर में, डिपेंडेंसी के अंदर में ग्रुप आईडी। ग्रुप आईडी क्या होगा, तो डिपेंडेंसी के अंदर जो ग्रुप आईडी होगा हम लोग का, वो एक होता है जैस्पर और एक होता है जेएसटीएल। जेएसटीएल का हो जाएगा जावा सर्वलेट के अंदर है, जावा एक्स डॉट सर्वलेट, है ना। अपने आप आ जाएगा यहाँ पे जावा एक्स डॉट सर्वलेट। चलो ये ग्रुप आईडी हो गया। ये सब कोड हम लोग के पास पहले से रहता है, ठीक है। आर्टिफैक्ट आईडी क्या हो गया, आर्टिफैक्ट आईडी आर्टिफैक्ट आईडी इसका हो गया, सबलेट था ना, जेएसटीएल जावा स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी। चलो ये हो गया। अब एक दूसरा डिपेंडेंसी, ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी दो ही चीज होता है। इसका ग्रुप आईडी हो जाएगा जैस्पर का ओआरजी, हिंट भी आपको देगा ओआरजी डॉट, देखिए हिंट भी दे रहा है, अपाची के अंदर में है, डॉट फिर से हिंट देगा, टॉमकैट है, अपाची टॉमकैट डॉट एम्बेड, ये वाला है ना। ये हो गया आर्टिफैक्ट आईडी। आर्टिफैक्ट आईडी इसका क्या हो जाएगा, तो टॉमकैट हाइफन एम्बेड हाइफन जैस्पर। बस इतना ही करना था। ये दो डिपेंडेंसी हम लोग को ऐड करना था, बस ऐड कर दिए। चलो अब एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी भी आंसर वैसे ही आएगा, लेकिन इंडेक्स पेज रखे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दिस एप्लीकेशन हैज नो एक्सप्लिसिट मैपिंग फॉर स्लैश एरर। मतलब बोल रहा है कि ये जो हम कर रहे हैं इसका यही है रिक्वेस्ट। बोल रहा है इस रिक्वेस्ट के लिए कोई आपका मैपिंग नहीं किया हुआ है, एक्सप्लिसिट मैपिंग। तो चलो आप मैपिंग करो। जैसे हम लोगों ने व्यू देख लिया, अब कंट्रोलर देखो, ये ड्राइव है ना, इसी में आके आप कंट्रोलर बनाओ, न्यू फाइल, या फिर लिख दो ड्राइव कंट्रोलर, ड्राइव कंट्रोलर डॉट जावा। ये क्लास है ना, क्लास कर दिए। चलो एक क्लास में एनोटेशंस होता है, ये क्या है, कंट्रोलर है, ठीक है। जावा में जब स्प्रिंग बूट पे हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये एनोटेशन आपका बहुत काम आएगा, एट द रेट। मतलब एक एक वर्ड में हजारों लाइन का काम हो जाएगा आपका। तो कंट्रोलर लिख दिया, इसका मतलब ये जो क्लास है ना जावा का, ये नॉर्मल क्लास नहीं है, ये कंट्रोलर है। आप लोग यहाँ पे बताए होंगे कि कंट्रोल इज जावा क्लास रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट लिखिए, तो रिक्वेस्ट में क्या होता है कि एट द रेट गेट मैपिंग, और यहाँ पे स्लैश पब्लिक स्ट्रिंग इंडेक्स पेज था ना, तो रिटर्न इंडेक्स। चलो हम लोगों ने मैपिंग कर दिया है। अब अगर कोई स्लैश लिखता है, जैसे लोकल होस्ट इतना और लास्ट में स्लैश, तो एंटर करो। अब ये क्या हो रहा है, डाउनलोड 12, ये डाउनलोड हो रहा है। चलिए एक काम करते हैं, इसको हम लोग जो अभी ये जो pom.xml में जो डिपेंडेंसी ऐड किए, हमें अपडेट करना होगा इसको। राइट क्लिक, चलो प्रोजेक्ट को ही रिलोड कर देते हैं।
जब ये प्रोजेक्ट को हम लोग रीलोड कर दिए, चलो यहाँ से रीस्टार्ट करो प्रोजेक्ट को। अगर कभी आपका प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा है, आपने कुछ चेंजेस किया उसके बाद काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको रीस्टार्ट कर दीजिएगा। बस हो गया, इतना ही करना था। देखो लोकल होस्ट 8080। अच्छा ये यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। डिपेंडेंसी हम लोगों ने जो ऐड किया है, JSTL भी ठीक है। तो JSTL में हम लोगों ने किया ग्रुप आईडी में जावा x.सर्वलेट, ये ठीक है। आर्टिफैक्ट आईडी में हम लोगों ने JSTL यूज कर लिया। हमारा जैस्पर सही है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। सही है। org.apache.tomcat.embed ग्रुप आईडी हो गया। आर्टिफैक्ट आईडी में tomcat-embed-jasper, चलो ये भी सही है। JDK वगैरह तो ये खैर हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, अपने आप बिल्ड होता है। तो फॉर्म फाइल को भी हम लोगों ने, चलो इसको एक बार स्टॉप करते हैं, क्लोज करते हैं, फिर से इसको ओपन करता हूँ। पूरा प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट करो, रीस्टार्ट। ड्राइव एप्लीकेशन, राइट क्लिक, इसको रन कराना है। रन जावा। चलो ये फिर से आया, क्या बोल रहा है, टॉमकैट स्टार्टेड पोर्ट नंबर 8080। आपको जितना JSP फाइल बनाना है यहाँ पे बना दो। होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, सर्विसेज का पेज, प्रोडक्ट्स का पेज, टर्म्स ऑफ यूज, प्राइवेसी पॉलिसी, एक वेबसाइट में जितना भी पेज होता है वो सब सारा पेज हम लोग यहाँ पे .jsp से बना देते हैं, और उसके अंदर में सारा कंटेंट हम लोग लिख देते हैं। और ये वेबसाइट हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो 8080 पोर्ट नंबर, यहाँ जाओ, आपको लिखना होगा लोकल होस्ट 8080। आया, वेलकम टू स्प्रिंग बूट। मैंने कुछ किया नहीं, मैंने बस एप्लीकेशन को रिस्टार्ट कर दिया VS कोड को। तो यहाँ देखो वेलकम टू स्प्रिंग बूट दिखा रहा ना। चलो ठीक है, एक और पेज बनाओ। व्यू में राइट क्लिक, न्यू फाइल, about.jsp। चलो ये अबाउट अस पेज है, अबाउट अस लिख दिया है यहाँ पे हम लोग। अब क्या है कि इस पेज को कैसे खोलेंगे हम लोग, अबाउट पेज था ना .jsp, आपको लिखना होगा यहाँ पे /about। तो खुलेगा नहीं, बोलेगा एरर पेज, क्योंकि आपने ये जो रिक्वेस्ट है कि /about, इसको आपने हैंडल नहीं किया है अभी तक। तो जाओ कंट्रोलर में वापस, ड्राइव कंट्रोलर, इसी को कॉपी पेस्ट कर, देखो /about, इसमें मेथड का नाम हो गया अबाउट, और यहाँ पे अबाउट पेज को रिटर्न करा देंगे, रिटर्न अबाउट पेज। अब जाओ, अब यहाँ पे अबाउट लिख के एंटर करो, आ रहा है अबाउट है, और सिर्फ स्लैश लिख के एंटर करो, देखो स्लैश लिख के एंटर। तो वेलकम टू स्प्रिंग बूट। तो अबाउट अस पेज खोलना होगा तो /about, कॉन्टेक्ट अस पेज खोलना होगा तो /contact। यहाँ पे जो भी आपका पेज होगा वो सारे पेज को आपको यहाँ पे मैप करना होगा, गेट मैपिंग /about /contact /privacy policy /terms of use। तो ये आपको एक बेसिक हम आइडिया दिए। अगर आपको मान लो यहाँ पे एक क्लास बनाना है, लाइक डेटाबेस में टेबल बनाना है, तो आप ड्राइव में जाओ, मुझे क्या करना है, स्टूडेंट नाम का टेबल बनाना है, तो न्यू फाइल student.java, क्लास है ना, क्लास के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या किए, @entity @table, टेबल लिख दिए, टेबल बन गया, स्टूडेंट नाम का टेबल बन जाएगा, कुछ नहीं करना है। चलो यहाँ पे लिख दो इंट रोल, ठीक है, स्ट्रिंग नेम, फ्लोट मार्क्स, कंट्रोल एस से जहां हम सेव किए, हमने क्या किया, कंट्रोल एस। चलो यहाँ पे एक आईडी दे दो, प्राइमरी की होता है ना, @id, कंट्रोल एस से सेव, तो ये रोल प्राइमरी की बन गया। जिस वेरिएबल के ऊपर में आईडी लिख दोगे
वो प्राइमरी की हो गया। आपको एक चीज दिखाते हैं, स्टूडेंट नाम का टेबल बन गया होगा, हम लोगों ने कोई क्वेरी लिखा नहीं लिखा, ये कॉलम बन गया होगा, चेक करो। चलो माई एसक्यूएल स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। इसमें हम लोग शो डेटाबेसेस, कुछ यहाँ पे समझ में आ रहा है? स्प्रिंग डेमो डीबी डेटाबेस बन चुका है क्योंकि हम लोगों ने वहां पे लिखा था। चलो इसके अंदर घुसो, यूज स्प्रिंग डेमो डीबी। अब यहाँ चेक करो शो टेबल्स, शो टेबल्स देखो स्टूडेंट नाम का टेबल बना हुआ है। चेक करो इसके में क्या क्या कॉलम है, डेस्क स्टूडेंट, कुछ दिखाई दे रहा है? रोल इंटीजर प्राइमरी की, मार्क्स फ्लोट, नेम वारकर। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे जो स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखते हैं ना, स्ट्रिंग क्लास, ये होता है वारकर, फ्लोट फ्लोट होता है, इंट इंट होता है। हम लोगों ने टेबल बनाने के लिए क्वेरी लिखा नहीं लिखा? चलो एक और बना दो यहाँ पे, स्ट्रिंग ईमेल, कंट्रोल इससे सेव कर दो। बस आपने सेव किया, माई एसक्यूएल स्टार्ट करो, यूज स्प्रिंग डेमो डीबी डेस्क स्टूडेंट, देखो आ चुका है ईमेल यहाँ पे। चलो इससे फोन नंबर नहीं है ना, ठीक है, स्ट्रिंग फोन सेव कर दिए। अब यहाँ जाओ, फोन आ चुका है ना, देख लो कितना फास्ट काम हो रहा है। और हम लोग क्वेरी नहीं लिख रहे हैं, हम लोग क्लास बना रहे हैं, क्वेरी तो अपने आप लिखा रहा है। कैसे? हम लोगों ने सिर्फ यहाँ लिख दिया @टेबल और कुछ नहीं, बस आप @टेबल लिख दिए, ये टेबल समझ लिया इसको, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडल। ये है मॉडल, मॉडल एक क्लास होता है, यहाँ पे लिखे थे ना, देखो मॉडल एक क्लास होता है जो डेटाबेस के अंदर टेबल बनाते हैं हम लोग। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, मतलब आपके अंदर में कुछ कॉन्फिडेंस लाने के लिए एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर पे हम लोग काम करते हैं। और भी इससे बहुत सारे होते हैं कि हमें कोई फ्रंट एंड बना के दे देगा तो कैसे करेंगे, तो वो स्टैटिक के अंदर में सारा कुछ रखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सीखने पड़ते हैं चीजों को। आप लोग हम लोग एक आइडिया दिए, गाइड किए कि अगर आपको नहीं पता था कि फुल स्टैक क्या होता है, फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है, एमवीसी कैसे काम करते हैं, ये वीएस कोड हो गया, इसके अंदर में देखो कैसे स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाए हम लोग, कैसे इसको रन करवा रहे हैं। आपको एसक्यूएल क्वेरी नहीं लिखना है, सीधा ये हो जाएगा, आप @टेबल लिख दो, उसका टेबल बना देगा। @id लिख दो, वो उसको प्राइमरी की बना देगा, कुछ नहीं करना है आपको। तो ये एक आइडिया था कि कैसे हम लोग इस पे काम करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही, आज के लिए हमारा ये टॉपिक यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं।